नमस्कार। जिंदगी विद ऋचा के लिविंग रूम कॉन्वर्सेशंस में आज जो मेरे मेहमान हैं वो एक पत्रकार रहे हैं, एक गीतकार हैं और एक ऐसे गीतकार जिनके गीतों को इस देश के बहुत से जाने माने गायकों ने अपनी आवाज दी है। और अगर सबसे हाल की बात करूं तो महाकुंभ का जो गीत आप सुन रहे हैं ना, जो बहुत फेमस हुआ है कैलाश खेर जी की आवाज में, जो कि ऑफिशियल एंथम है महाकुंभ का, उसे भी उन्होंने ही लिखा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आलोक श्रीवास्तव जी की। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है और बड़ा ऐसा लग रहा है कि जैसे वाकई में वो लिविंग रूम वाला जो कन्वर्सेशन है और आपका ये पॉडकास्ट या आपका ये इंटरव्यू सीरीज़ हम दोस्तों में इसलिए भी बहुत आकर्षण का केंद्र है कि ठीक इसी स्थान पर गणपति विराजते हैं और हम सब उनकी सेवा में लगे रहते हैं। और आज इसी पावन स्थान पर आपने ये पॉडकास्ट किया है, तो अब इसके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं और ये बहुत सफल हो और हो ही रहा है। आप आए हैं तो सफल है, इसीलिए आए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आज की आपके बारे में जब मैं सोच रही थी ना, तो आपके जीवन को मैंने एक छोटा सा सोचा, विदिशा से विदेश तक। वाह। तो बात यहीं से शुरू की जाए। बिल्कुल। विदिशा में जन्म हुआ आपका? जी, परवरिश जन्म शाजापुर में हुआ। अच्छा। मध्य प्रदेश में, लेकिन बहुत छोटी सी आयु में, चूंकि माता पिता शासकीय सेवाओं में थे, अच्छा। तो वो विदिशा आ गए। तो मैं बहुत छोटा था तब विदिशा आ गया। और विदिशा जब आया तो फिर अब मैं अपने परिचय में विदिशा को इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मैंने होश विदिशा में संभाला। मैं इतना छोटा था कि बस जन्म हुआ वहाँ शाजापुर में। और शाजापुर वैसे भी बड़ी साहित्यिक और सांस्कृतिक नगरी है, उज्जैन के पास है, महाकाल के पास है। और विदिशा भी अपने आप में एक पौराणिक नगर है। तो मैं अब ये कहलवाना पसंद करता हूँ कि विदिशा बिल्कुल मेरी कहानी है। मैं जन्म हुआ मेरा रीवा में, लेकिन 5 साल की उम्र में झांसी आ गई। तो अब ऐसा लगता है कि जितना भी रिश्ता है, क्योंकि आप जहाँ पलते बढ़ते हैं, मुझे लगता है जहाँ जिस शहर से आपको संस्कार मिलते हैं, जड़ें आपकी जड़ें। तो विदिशा की क्या यादें हैं? विदिशा की यादें वो बड़ी राजनीतिक और साहित्यिक और सांस्कृतिक। बाबा नागार्जुन वहाँ आते रहे, शलभ श्रीराम सिंह, और हिंदी और उर्दू का बहुत बड़ा गहवारा अगर साहित्यिक दृष्टि से देखें तो अगर आप ये कहें कि मेरे बनने में, मेरे डीएनए में किस शहर का बड़ा हाथ है, तो मैं कहूँगा कि विदिशा और भोपाल का। क्योंकि भोपाल इतना नज़दीक था कि जब भी कोई सांस्कृतिक गतिविधि भारत भवन में होती थी तो हम लोग विदिशा से बस स्कूटर से चले जाते थे। 40-45 किलोमीटर दूर था और हम पूरा एक चार्ट रखते थे कि भोपाल में क्या क्या कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है। तो भारत भवन में काफी एक्टिव है और भोपाल उर्दू और हिंदी का, मतलब लखनऊ वालों को ये घमंड ज़रूर है कि वो तहजीब के शहर हैं, लेकिन भोपाल की अपनी एक विरासत है। और ख़ासतौर से हिंदी और उर्दू का जो बेल्ट है मध्य प्रदेश में, वो भोपाल में उसका। और विदिशा में हमारे यहाँ बड़े बड़े कवि साहित्यकार हुए, लेखक हुए। और भोपाल तो खैर भोपाल है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरे बनने में, मतलब मैं विदिशा और भोपाल को अलग अलग करके नहीं देखता, इसलिए दोनों को मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं विदिशा भोपाल दोनों जगह का हूँ, तो किसी एक शहर का नहीं हूँ। और विदिशा की बचपन की क्या यादें हैं? क्योंकि फिर मैं एक याद मैं आपको दिलाऊंगी। विदिशा की बचपन की यादें तो बहुत ज़बरदस्त हैं। मतलब लेखन की शुरुआत पुलिया पे बैठ के हुई। और जिस उम्र में हमारी उम्र के जो लड़के और हमारे दोस्त थे वो गलियों में खेला करते थे, हम पता नहीं कहाँ से ये शौक़ आया था। कोई 15-17 बरस की उम्र में मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, जगजीत सिंह जी, क्या उम्र रही होगी? ये 15-17 साल की उम्र थी। और ये पहला मौका था जब मैंने जगजीत जी को सुना था, पंकज उदास साहब को सुना था। उस समय एक एल्बम आई थी अमन, उसमें एक बड़ी अच्छी गज़ल आई थी पंकज भाई की, बेसन की, निदा साहब की गज़ल थी, बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, याद आती है चौका बासन चिमटा फुकनी जैसी माँ। जगजीत जी की एल्बम आई थी पैशन, और ये सब बियॉन्ड टाइम, ये सब आया करते थे। इनसाइट। तो शुरुआत, अच्छा फिर होता क्या कि एक फैसिनेशन से शुरुआत होती है ना किसी कलाकार की। हम किसी को देखते हैं और प्रेरित होते हैं, इंस्पायर होते हैं। तो मैं सोचता था कि यार कभी मैं कुछ ऐसा लिखूं कि जगजीत सिंह और पंकज दास साहब गाएं उसको। तो यहाँ से शुरुआत हुई। और हाँ, यस। और वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि एक वाकया बड़ा मज़ेदार जगजीत जी के साथ ऐसा ही हुआ। हाँ, उसमें हम बाद में आएंगे। तो शुरुआत ऐसे हुई और उसके बाद
फिर कुछ मित्र जो, चूँकि मैंने बताया विदिशा बहुत साहित्यिक दृष्टि से बहुत संपन्न नगर है आज भी, तो कुछ 2 दोस्त ऐसे भी मिले, 2-3 दोस्त, जिन्होंने कहा देखो ये जो गायने का और ये जो गज़लों का फैसिनेशन है ये अपनी जगह है, अच्छी बात है, ये भी एक आर्ट फॉर्म है, लिटरेचर है, पर तुम्हें संजीदा साहित्य में अपना काम करना चाहिए। और जिस समय मैं सीख रहा था, जिस समय मैं इंटरेस्ट ले रहा था लिटरेचर में, उस वक्त नई कविता का, प्रगतिशील कविता का बड़ा बोलबाला था। तो कई बार मेरे दोस्त जो प्रगतिशील कविता के थे वो मुझे डिस्करेज भी करते थे कि क्या गज़ल वज़ल ये वो। तो मैं कहता था कि देखो ऐसा है कि मेरी पीढ़ी में दुष्यंत कुमार भी हुए हैं, मेरे अग्रज, और मेरे अग्रज निदा फाजली भी हैं, मेरे अग्रज जो है वो फैज़ अहमद फैज़ भी हैं। तो जब वो लोग ये लेगेसी, गालिब को भी हम पढ़ रहे हैं, तो ये होगा नहीं। और फिर उसी समय जब गज़लें कहना शुरू किया तो रिलेशनशिप पे गज़लें कहीं, माँ पर पिता पर गज़लें, बाद में तो भी बड़े ताने सुनने को मिले कि यार कुछ समाज की बात करो, कुछ समय की बात करो, ये क्या घर के रिश्तों को लेकर बैठे रहते हो। तो मैंने कहा देखो क्या है कि हम जो भी कुछ करते हैं समाज में वो हम अपने परिवार से ही सीखते हैं। एक बड़ी छोटी सी कथा है, बहुत छोटी सी कहानी है कि स्वामी विवेकानंद एक बार स्पीच दे रहे थे, शिकागो की जो उनकी बड़ी प्रसिद्ध है, उसके बाद की बात है। तो एक व्यक्ति जो है, हज़ारों लोग उनको सुन रहे थे, एक व्यक्ति जो है वो सुन नहीं रहा था, वो लगातार कुछ स्केच कर रहा था या लिख रहा था, और विवेकानंद उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे थोड़े बहुत कि सब मुझे बड़े तन्मयता से सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, ये जो है सामने प्रथम पंक्ति में बैठा हुआ है, ये मुझे सुन नहीं रहा है। खैर, विवेकानंद जी की स्पीच खत्म हुई तो उन्होंने सबसे पहले उस व्यक्ति को की तरफ देखा और वो व्यक्ति भी उनकी तरफ बढ़ा। तो उनका आप मुझे सुन नहीं रहे थे, आप कुछ अपने ही काम कर रहे थे। तो उसने वो जो ड्राइंग बना रहा था उसने पर घुमा दी तो देखा कि विवेकानंद है, उनके समक्ष माइक है और पीछे उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की उनसे दुगनी तिगनी बड़ी तस्वीर बनी। तो विवेकानंद एकदम चौंक पड़े, बोले ये आपने इनको कहाँ से, वो फिरंग था, यू नो हिम, आप जानते हैं इनको? तो बोले नहीं जानता। तो बोले कि फिर आपने ये तस्वीर कैसे बना दी? तो उसने कहा जब आप बोल रहे थे तो ये मुझे पीछे दिख रहे थे। तो मुझे हमेशा ये मेरा ये अकीदा है, मेरा ये भरोसा विश्वास है कि जो कुछ आप करते हैं इन क्रिएशन, अपनी आदत में, अपने सृजन में या अपने व्यवहार में, वो आपकी तहजीब होती है, वो आपका कल्चर होता है। तो मैं हमेशा से ये सुनता रहा शुरू से, अब तो नहीं सुनता, अब जब वो सारी चीज़ें वो इस्टेब्लिश हो गई तो नहीं सुनाई देती, वरना शुरू में सुनने को मिलता था कि अरे क्या अम्मा बाबूजी घर बार ये तो काम करते हैं ना, अम्मा सुनेंगे अभी। तो वो यूं है कि धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा, धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा, सारे घर का शोर शराबा, सूनापन तन्हाई अम्मा। मेरी एक डिबेट है शास्त्रों से, कहते हैं हम पंच तत्व से बने, मुझे लगता है एक छठा तत्व भी है। उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है, उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है। धरती, अंबर, आग, हवा, जल जैसी ही सच्चाई अम्मा। सारे रिश्ते जेठ दोपहरी, गर्म हवा आतिश अंगारे, ऑल रिलेशंस। सारे रिश्ते जेठ दोपहरी, गर्म हवा आतिश अंगारे, झरना, दरिया, झील, समंदर, भीनी सी पुरवाई अम्मा। ठंडक, जी, सुकून। और चूंकि मैं संयुक्त परिवार में पला बड़ा हूँ और ये मेरा भोगा हुआ अनुभव है कि हम भाई लोग अक्सर किसी बात पे हमारी तनातनी हो जाती थी, वो सबको दिखती थी, लेकिन पैचअप कब हो जाता था, कैसे हो जाता था, वो नहीं दिखता था। तो वो मैंने नज्म करने की कोशिश की है। सारे रिश्ते जेठ दोपहरी, गर्म हवा आतिश अंगारे, झरना, दरिया, झील, समंदर, भीनी सी पुरवाई अम्मा। घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे, घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे,
चुपके चुपके कर देती है, जाने कब तुरपाई अम्मा। बहुत खूबसूरत लाइन है। और बाबूजी गुजरे, ये भी लगभग घर का सच। बाबूजी गुजरे आपस में सब चीज़ें तकसीम हुई, बंटवारा हो गया। बाबूजी गुजरे आपस में सब चीज़ें तकसीम हुई, तब मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से आई अम्मा। तो इस तरह से शुरुआत हुई बचपन में। अच्छा, ये गज़ल की इस्लाह जो है वो डॉक्टर बशीर बद्र साहब के घर पे डॉक्टर बशीर बद्र साहब ने और निदा फाजली साहब ने की थी। अच्छा। क्योंकि मैंने निदा भाई आपको अभी पहले बताया कि बचपन में सुना करता था बेसन की सौंधी रोटी पर, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये आपकी गज़ल से इंस्पायर्ड है, बेसन की सौंधी रोटी पर, तो मैं चाहता हूँ इसकी इस्लाह भी आप करें, इसका करेक्शन भी आप करें। तो उन्होंने कहा कि मैं कर तो दूंगा, लेकिन इसकी एक शर्त, गुरु दक्षिणा के तौर पर, फिर इसके बाद तुम माँ पर कोई गज़ल नहीं कहोगे, क्योंकि फिर वो गज़ल नहीं होगी, वो कारोबार होगा। वो एक आप जब इमोशनल वो करते हैं, तो उनका ये मेरा वादा है कि पहली और आखिरी होगी। तो वो चूँकि उस वक्त माँ एक्सपायर हुई थी, तो मैंने वो गज़ल कही थी। आपकी पिटाई हुई थी बचपन में विदिशा से भोपाल जाने के लिए, क्योंकि देखिए मेरे मन में सवाल क्या है, माता पिता लेखक नहीं है ना, नहीं, बड़े भाई लेखक थे। अच्छा। बड़े भाई गीतकार थे। हाँ। और वो बहुत अच्छे गीतकार थे। और उनकी एक बड़ी अच्छी घटना है, मैं सुनाता हूँ आपको, कि एक बार विदिशा में कवि सम्मेलन हो रहा था, बड़े बड़े कवि आए हुए थे, भैया भी थे उसमें। तो मैं भैया को, आनंद श्रीवास्तव और सहर उनका तखल्लुस, अच्छा, उस तखल्लुस से वो गीत और गज़लें कहते हैं। हिंदी की बहुत आपके अच्छी, रियल ब्रदर? मेरे रियल ब्रदर अब है नहीं वो, अनफॉर्चुनेटली। हम उनकी किताब पब्लिश कर रहे हैं और उनकी याद में एक मैं विदिशा में एक पुरस्कार भी चलाता हूँ। तो वो, मैं उस वक्त 15-17 वही उम्र थी, तो मैं सुन रहा था उनको, तो मैंने देखा बड़ी बड़ी साफ तालियां वालियां बज रही हैं। और उसके बाद जब कवि सम्मेलन ख़त्म हुआ तो आयोजक आया और उनको बड़ा अच्छा एक डिसेंट सा उसने एनवलप भी दिया, उसमें पैसे वैसे। यार ये काम बड़ा अच्छा है कि इतनी प्रशंसा आपको मिल रही है, इतना आपको। तो वो जो एक लम्हा था, वो जो एक क्षण था, वो भी जीवन के को उस दिशा में आलोकित करने का एक क्षण था कि मुझे ये करना है, मुझे ये राइटर। लेकिन क्या होता है ना, देखिए पेरेंट्स जब सर्विस में होते हैं, और हम लोग की पीढ़ी जिस दौर से गुजरी है छोटे शहरों में, क्या होता है बताइए, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन जाओ, यूपीएससी कर लो, आईएएस कर लो। मतलब मुझे तो याद है कि जर्नलिज्म भी उस समय ऐसा इतना सॉर्ट आफ्टर प्रोफेशन नहीं था। तो और लेखक, कवि, शायर, इनको तो समझा जाता था ये पता नहीं पैसे कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे, हजारों में एक निकलेगा, बाकियों का तो घर चलाना मुश्किल है। ऐसे में एक 15 साल का बच्चा इतनी स्ट्रांगली सोचता है कि मैं लिखूंगा, और जब पिटाई हुई पिताजी से तब क्या कहा, ये तो बता दीजिए। वो बड़ा मज़ेदार वाक़या है। वो ये हुआ कि रविंद्र भवन का जिक्र हुआ, भारत भवन का जिक्र हुआ, तो एक मुशायरा था। और वो मुशायरा गालिबन उस रोज़ हिंदुस्तान में कहीं भी कोई बड़ा मुशायरा नहीं हुआ होगा। मतलब वो मुशायरा ऐसा था कि मजरूह साहब, कैफ़ी आज़मी साहब, अली सरदार जाफ़री, जावेद अख्तर साहब, बशीर बद्र साहब, निदा फाजली साहब, ये सब गैलेक्सी ऑफ उर्दू लिटरेचर, ये सब भोपाल आए हुए थे। रविंद्र भवन में मुशायरा था। उस वक्त 6 मंथली के एग्ज़ाम हुए थे और हमारी सप्लीमेंट्री आई थी। ठीक है। तो हम जो है उसको सबको इग्नोर करके और स्कूटर उठा के और भैया दोस्त के साथ चले गए और सुबह 4 बजे लौटे। 2:30 बजे वो मुशायरा ख़त्म हुआ, सर्दी के दिन थे। तो जब हम लौटे तो पिताश्री स्वागत आतुर थे। और हमारी उम्र में, हमारी पीढ़ी में जो स्वागत आतुर पिता होते हैं वो फूल मालाएं लेके तो खड़े नहीं होते हैं, वो तो नीचे तो सांवले से उन्होंने बहुत बढ़िया लाल पीला हमको किया और बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में हमारी पुजाई हुई। तो माँ को सब पता होता था। सुबह वो उठी बड़ी मासूमियत के साथ, रात की तमाम जितनी घटना थी वो उनको पता थी और बड़ी मासूमियत से, बेटा क्या हुआ था? तो मैंने कहा देखिए जो कुछ हुआ था। अच्छा, माँ और बाबूजी, चूंकि भोपाल बैकग्राउंड था विदिशा, तो हमारे घर में उर्दू और हिंदी दोनों बड़ी नफीस, मतलब तलफ़ुज़ हमको हमारे माता पिता से मिला है और ज़बान भी। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ? तो मैं कहा देखिए जो कुछ भी हुआ वो आपको सब पता है। अब मैं जो है लास्ट अपना वो ताबूत पर आखिरी कील ठोक रहा हूँ
और ये सब पीछे चल रहा था कि मैं कवि सम्मेलन सुन रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ खुसरो को, कबीर को, निराला को, बच्चन जी को, सबको पढ़ रहा हूँ, ये सब हो रहा है पीछे। और वो इसका विरोध कर रहे थे। वो कहते थे पहले ये सब कर लो, देखो आनंद भी कर देखो आनंद भी करते हैं। भैया बैंक मैनेजर थे। अच्छा, हाँ, वही मैं आपसे समझना तो भैया यही पापा भैया की मिसाल देते थे। पापा अलग नहीं थे। वो ये नहीं कहते थे कि शायरी मत करो, कविता मत करो, साहित्य भी करो। वही कहते थे पहले देखो आनंद को देखो, मुन्ना को देखो। मुन्ना उनको घर में कहते थे, देखो बैंक मैनेजर है, उसके बाद कविता करता है, उसका अलग पैशन है, वो ठीक है। तो ये तुम सब कर तो लो, तुम्हारी सप्लीमेंट्री आ रही, और 4 बजे तुम जो है मुशायरा सुनने भोपाल जा रहे हो। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि देखिए, माँ से कहा कि ये मुझे कितना ही ठोक पीट लें, पढ़ लूँगा मैं, लेकिन मैं बनूंगा तो राइटर ही, पेशा तो मेरा राइटर ही होगा। माँ को पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने सिर्फ एक लफ्ज़ में बोला आमीन। जो ये मेरी पहली किताब का नाम है, जिसको मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी ने, उर्दू अकेडमी ने पुष्किन अवार्ड वगैरह सब मिला। कुछ सुनवाते हैं आपको। मुझे आलोक जी की जो बातें पता चली, उसमें एक बहुत अच्छी बात पता चली जो हम सब लोगों के लिए है। आप पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन में शायद बहुत विश्वास करते हैं ना, और ये कई जगह की भाई इन्होंने कहा कि देखना ऐसा होगा, ऐसा मैं करूंगा भी नहीं, ऐसा होगा, मतलब आप मान लेते हैं, और वो शायद आपके जीवन में काम किया है मैनिफेस्टेशन, है ना। तो उसका एक मिसाल हम आपको सुनवा देते हैं। रात के करीबन 12:30 बजे होंगे। घर के सबसे पीछे वाले कमरे में 2 दोस्त पढ़ाई कर रहे थे मेडिकल के एंट्रेंस के लिए। तभी घर के पीछे उस रूम में नॉक होता है और एक दोस्त बोलता है, हमारे आज के टास्क तो कंप्लीट नहीं हुए हैं, खोलें क्या दरवाज़ा। उस पर मैं जवाब देता हूँ कि टास्क तो कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन चाय भी तो पीनी है, चलो खोल देते हैं। दरवाज़ा खुलता है और सामने होता है आलोक। छूटते ही वो बोलता है, मैं तुम लोगों की ये नौटंकी बहुत अच्छे से समझता हूँ। आज तुम मुझे सुन नहीं रहे हो, कल पैसे दे के मेरा शो देखने आओगे। मैं हंस के कहता हूँ, आलोक अंदर आ, कुछ सुना और जब फटाफट चाय पिला। समय बीत गया, आज हम अलग अलग मकाम पे चले गए, और आज ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी होती है। आई एम सो हैप्पी दैट मैं हर बार पैसे दे के उसका शो देखना चाहता हूँ। मेरा चाइल्डहुड दोस्त है, मेरा बचपन का दोस्त है, एंड वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट थिंकर दैट आई हैव सीन इन माई लाइफ। एंड इसीलिए उसकी सारी कविताएं, उसके शेर दिल को छूते हैं। एंड माई कैंग्रेचुलेशंस एंड माई बेस्ट विशेस टू हिम। थैंक यू। हाँ, ये बचपन के हमारे कुछ प्राचीन मित्रों में संजीव डॉक्टर हैं, लंदन में रहते हैं। ठीक है ना कि तुम एक दिन पैसे दे के मेरा शो देखोगे। ये होता ये था, इसका ये बड़ा मज़ेदार वाक़या। हम लोग छत पे पढ़ा करते थे, और ये लोग डॉक्टर सब MBBS की तैयारी लिखने वाले थे, पढ़ने लिखने वाले, और मैं जो है आर्ट्स का स्टूडेंट था। तो मेरे लिए तो क्या रट्टा मारना और फ्री हो जाना, ये लोग तो बहुत करते थे। तो मैं अक्सर घर आमने सामने ही थे, तो मैं नॉक करता था, तो ये लोग दरवाज़ा नहीं खोलते थे। क्या आएगा, साला गज़लें सुनाएगा, शेर सुनाएगा, बोर करेगा, छोड़ो इसको। तो कभी कभी अप्रिशिएट भी करते थे, जब ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रही है या थोड़ा सा मूड स्विंग करना है, चेंज करना है, तो सुन भी लेते थे, लिफ्ट भी दे देते थे। तो एक दिन फिर मैंने इससे कहा, मैंने कहा देखना, तुम एक दिन मैं तुम्हारे शहर आके सुनाऊंगा साले, और तुम मुझे पैसे लेके आओगे, टिकट लेकर आओगे और मुझे सुनोगे। तो अभी जब मैं US गया और लंदन वगैरह गया, तो ये आया सुनने के लिए, और ये आके बिल्कुल रो पड़ा, और इसने टिकट लेके आया, हाँ, बाकायदा पैसे खर्च करके आया वहाँ शो में देखने। आलोक के हिस्से बहुत सारा धैर्य, संयम, इत्मीनान और मेहनत है। किस्मत से तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला है। मैंने देखा है कि रात को कोई मिसरा सूझ गया तो उन्होंने उसे पकने के लिए छोड़ दिया, और तड़के जैसे शब्दों ने ही उन्हें जगाया हो, और फिर वो लाइन मुकम्मल हुई। तो बिना किसी हड़बड़ी के बहुत सावधानी से वो शब्दों को सहेजते हैं, बरतते हैं, और रिश्तों को भी। बहुत सारी यादें हैं आलोक के साथ की, और सारी यादें इतनी ताज़ा कि लगता ही नहीं कि ये उन दिनों की बात है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो यही है कि आलोक अपने रिश्तों को वैसे ही सहेजते, बरतते हैं जैसे शब्दों को, और उनके शब्द ऐसे लगते हैं जैसे अभी अभी नहा कर निकले हों, एकदम तरोताज़ा। ये आलोक हैं, और इनको मैं अपना जो है आजीवन सलाहकार मंडल का सदस्य कहता हूँ। अच्छा। कभी कभी टेकरी वाले बाबा भी कहता हूँ। जब भी मैं कोई चीज़ सोशल मीडिया पे, सोशल इशू पे लिखता हूँ,
तो सबसे पहले इनको पढ़वाता सुनवाता हूँ और बोलता हूँ कि आप मेरी पर्सनालिटी के साथ एनालिसिस करो कि ये चीज़ जानी चाहिए मेरी तरफ से या नहीं जानी चाहिए। तो और अभी कन्वर्सेशन में ही जब मैंने जिक्र किया था कि मेरे दोस्तों ने कहा कि भाई ये सब ठीक है लेकिन अब थोड़ा गंभीर लिटरेचर की तरफ भी ध्यान दो, तो उसमें आलोक भी एक बड़ा नाम है और इन्होंने मुझे मेरे लेखन को दिशा देने वाले जो लोग हैं उनमें एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम है। तो एक बात बताइए, अब वो 15, 16, 17 साल की उम्र में कच्चा पक्का जो लिखना शुरू किया होगा, वो जो नहीं सॉरी मतलब नहीं बहुत पक्का नहीं कच्चा कच्चा ही था। शुरू में जो होता है ना अपन थोड़ा लिखते हैं जो, तो वो कोई कंपाइलेशन हाँ अरे आमीन है या नहीं वो बेसिकली आपको कॉलेज के दिन याद होंगे अपने, जिनमें हम लोग टेबल बजा बजा के किशोरदा के गाने, मोहम्मद रफ़ी साहब, हम लोग गज़लें गाया करते थे हम लोग। और या उस उम्र की एक गज़ल याद है मुझे कि जब भी तकदीर का हल्का सा इशारा होगा, जब भी तकदीर का हल्का सा इशारा होगा, आसमां पर कहीं मेरा भी सितारा होगा। तो हम सोचते भी उसी तरह से थे। वो जैसे आपने कहा कि जो सोच लिया कि ये करना है तो वो करना है, और वो उसके पीछे लगे रहना है कि हाँ ये करना है, छोटे बड़े जैसे भी कदमों से चलना है लेकिन करना है। जब भी तकदीर का हल्का सा इशारा होगा, आसमां पर कहीं मेरा भी सितारा होगा। दुश्मनी नींद से करके मैं बहुत डरता हूँ, दुश्मनी नींद से करके मैं बहुत डरता हूँ, अब कहाँ पर मेरे ख्वाबों का गुजारा होगा। अरे वाह क्या बात है। तो ये पहली गज़ल है। ये मतलब किस उम्र में? ये मेरी उम्र रही होगी उस समय 18-19 बरस की उम्र रही होगी। मुंतज़िर जिसके लिए हम हैं कई सदियों से, जाने किस दौर में वो शख्स हमारा होगा। और दिल परस्तार नहीं अपना पुजारी भी नहीं, दिल परस्तार नहीं अपना पुजारी भी नहीं, देवता कोई भला कैसे हमारा होगा। अरे ये पहली गज़ल थी जो बिल्कुल तो ये इस सब की इंस्पिरेशन कोई मोहतरमा थी क्या उस जमाने नहीं, में? मोहतरमा तो नहीं थी। कोई बात नहीं, भाभी को नहीं बताएंगे, नीतू जी को। मोहतरमा तो एक ही थी। मतलब आपको आश्चर्य होगा, मोहतरमा माँ थी। माँ ने बहुत ही ज़्यादा, माँ का देहांत हुआ था होली और पंचमी के बीच में, और मैं बॉम्बे हो गया था शिफ्ट तब तक। क्या उम्र थी आपकी? उस वक्त मेरी उम्र 23-24 साल की थी और मैं बॉम्बे में स्ट्रगल कर रहा था। जल्दी खो दिया था? जी 24-25 साल की उम्र में उनको चली गई थी। तो मैंने माँ से मैं आया मिलने, तो उन्होंने, जैसे बुज़ुर्गों को इल्हाम हो जाता है, आभास हो जाता है, तो उन्होंने कहा कि गुड्डू तब तो चला चली की बेला है। तो मैंने उनसे कहा कि डुक्को कहते थे हम प्यार से उनको, हमारे डुकरिया से डुक्को। तो रिटायर हो चुकी थी, 93 में रिटायर हो गई थी वो प्रशासनिक सेवा से अपनी। तो मेरे 3 बड़े भाई और बहन ये सब सेटल हो चुके थे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अरे डुक्को ऐसे कैसे चला चली की बेला है, इतनी पार्शलिटी मत करो मेरे साथ, आपने सबको सेट कर दिया है, मेरा भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है, मेरा भी तो कुछ हक़ बनता है। तो उन्होंने वो नीम बेहोशी में जो एक बात कही थी जो मुझे आज भी याद है, और वो बात ये थी कि तुम्हारा तो वो होगा कि तुम्हारी वजह से पूरा परिवार आलोकित होगा। तो ये जो चीज़ है ये मुझे आज भी याद होती है, और मैं हमेशा सोचता हूँ कि जब भी मैंने फिर कहा भी हो कि असर बुज़ुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है, पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता है, या वो कि मुझे मालूम है उनकी दुआएं साथ चलती हैं, सफ़र की मुश्किलों को हाथ मलते मैंने देखा है। तो वो जो बात मैं कह रहा था आपसे कि जब भी कुछ ऐसा डैमेज होता था ज़िंदगी में, मैं हमेशा देखता था कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी उस पर आती थी। मुझे एक बार याद है, कट टू प्रेजेंट लाइफ, बहुत मेहनत के बाद मुझे देश के एक बड़े हिंदी न्यूज़ चैनल में वो अप्रेज़ल नहीं मिला जो अप्रेज़ल में डिज़र्व करता था। मैं अक्सर हंस के कहता था कि मतलब आज तक को सड़क पे लाने वाला मैं था, क्योंकि पहला रोड शो जो था वो मैंने प्रोड्यूस किया था, और हमारे दोस्त थे अजय कुमार, हम लोगों ने 7-8 हज़ार किलोमीटर चल के और रोड शोज़ किए थे, और बड़ा पॉपुलर हुआ था वो रोड शो। अप्रेज़ल वैसा नहीं हुआ जैसी मैंने मेहनत की थी। तो मैं बड़ा भावुक होकर, बड़ा रोते हुए, और मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, वो आज तक में है, तो हम आके नीचे, गुप्ता की चाय की दुकान हुआ करती थी वीडियोकॉन टावर के नीचे, वहाँ बैठे थे, और मैं बस रो रहा था, भावुक हो रहा था, और फ़ोन देखा तो जगजीत जी का फ़ोन ऑन था। उनका, अरे आलोक, मैं तुम्हारी गज़ल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो गा बहुत पहले से रहे थे। तो ये मेरे साथ हमेशा हुआ
कि जब भी कोई चीज़ ऐसी हुई कि मुझे लगा कि मुझसे ले ली जा रही है या छिन गई है या उसने मुझे डैमेज किया है, कोई ना कोई ऐसी देवादिदेव महादेव का ऐसा कुछ आशीर्वाद रहा मेरे आराध्य का कि वो फ़ौरन से मुझे लगा कि नहीं ये तो इससे बड़ी चीज़ हो गई। तो उसके बाद क्या आपने, अच्छा पहले तो फिर जब गीतकार बनना था तो फिर न्यूज़ चैनल में क्यों गए थे? हाँ वो एक इसको यूं कह सकते हैं कि जब माँ और बाबूजी नहीं रहे तो चूंकि संयुक्त परिवार था तो अब संयुक्त परिवार की अपनी प्रतिबद्धताएं होती हैं। 3 बड़े भाई, तीनों, तो मेरी भतीजियाँ मुझसे बहुत कम उम्र में छोटी हैं, मतलब 4-4, 5-5 साल छोटी हैं। तो वो दोनों विवाह हेतु तैयार। तो भाइयों को लगा कि भाई ये तो वहाँ विशाल भाई के साथ बॉम्बे में गुलजार साहब के आगे पीछे और तमाम इंडस्ट्री में मैं जगजीत जी के साथ 97 में, तो भाइयों ने कहा भाई आओ विवाह करो ताकि बच्चियों के विवाह हों। तो मुझे वापस से भोपाल आना हुआ पड़ा। या बॉम्बे चले गए थे वहाँ से? मैं बॉम्बे चला गया था। तो जब आया तो अब नौकरी करो तब तो तुम्हारी शादी हो पाएगी। तो उस वक्त ये पत्रकारिता के जो कोर्सेज होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा इस चीज़ों की अहमियत होती थी कि आपकी साहित्यिक अभिरुचि कैसी है। तो उसकी बिना पर फिर मुझे दैनिक भास्कर में मेरी जॉब हुई और मैं फिर आप अखबार और फिर इस तरह से मैं, और फिर उसके बाद साथ साथ अपना वो फर्स्ट लव, जी हाँ, वो पैशन बना रहा। बल्कि वो उसमें आ जाने के बाद और अच्छा हो गया क्योंकि 2004 में फिर मुझे हेमंत शर्मा जी ने यहाँ इंडिया टीवी बुला लिया मेरी वही साहित्यिक अभिरुचियाँ देखकर मुझे स्क्रिप्ट के काम पर। और मैं 2 बरस फिर आपकी अदालत और तमाम रजत जी के इंडिया टीवी के शोज़ करता था। और 2006 में चूँकि मैं जब भोपाल में था तो इंडिया टुडे में रेगुलर लिखता था। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि आई वॉज द हैप्पीएस्ट प्रोड्यूसर कि जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ था टीवी टुडे में आज तक में। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि मेरी बहुत सारी स्टोरीज़ इंडिया टुडे में पब्लिश होती थी उस वक्त। तो नकवी जी हुआ करते थे चैनल हेड, तो उन्होंने कहा भाई ये तो ऑलरेडी इंडिया टुडे में लिखते हैं, इनका क्या एग्ज़ाम लेना। तो मुझे फिर वो 2006 में आज तक में, और फिर उसके बाद तो अब आपके साथ। आपने एक इम्पॉर्टेंट बात कही जो आप कह रहे हैं ना कि मुंबई गए आप, ठीक है, अब आपके पास कोई बैकिंग तो थी नहीं कि कोई बड़ा लेखक या शायर आपको बड़ा प्रमोट कर रहा है, आप किसी परिवार से हैं जहाँ जाना माना वो हो। मैं ना आज के युवाओं के उस तरह से पूछ रही हूँ कि लेखक या शायर या कवि, हम जो भी कहें, इनका संघर्ष, अच्छा क्या होता है ना, बॉलीवुड स्टार्स और इन सब के संघर्ष की तो बात हो जाती है, लेखकों के संघर्ष की उतनी बात नहीं होती। आलोक जी, वो संघर्ष कैसा होता है कि भाई गुलजार साहब पहली बार में तो मिल नहीं लेंगे आपसे, बेशक ना जगजीत सिंह मिल लेंगे, ना जावेद साहब मिल लेंगे, इनके तो घरों के चक्कर काटते रहिए। तो वो थोड़ा सा अगर अपना संघर्ष आप बताएं। मेरे साथ 2 तरह का रहा। जब मैं पहले गया तो मैं ये एतराफ़ करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं बहुत कच्ची तैयारी से गया। मतलब आप ये जानिए कि मैं आपके शो में बता रहा हूँ कि जगजीत जी ने मुझे लिटरली भगा दिया कि मैं गया तो जाकर बैठा और मैंने बताया कि मैं भोपाल से आया हूँ और पोइट्री करता हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं, तो वो दमन सूद हुआ करते थे उनके रिकॉर्डिस्ट, और एक स्टूडियो हुआ करता था वेस्टर्न आउटडोर, नंबर तो कुछ थे नहीं, ये सब मैं आपको अर्ली 90s की बात बता रहा हूँ। तो खैर उन्होंने मेरा इम्तिहान लिया दमन सूद साहब ने, तो वो तो है नहीं अभी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं वहीं सीढ़ियों पे बैठा रहा, मतलब पहले तो वहीं बैठा रहा मैं उसके उनके ऑफिस में, फिर बड़ा ऑड लगा तो मैं सीढ़ी पे जाके बैठ गया। तो 3 रोज़ में मेरे साथ मेरा एक दोस्त गया था, वो वापस पहले ही दिन भाग गया हो। तो और मेरा पैशन था कि जगजीत जी गाएं। तो मैं जब तीसरे रोज़ बहुत फास्ट फॉरवर्ड में आपको सुना रहा हूँ, 3-4 रोज़ में मुसलसल कंटिन्यू जाता रहा और वेस्टर्न आउटडोर में जाके बैठ जाता था सुबह से और इंतज़ार करता रहता जगजीत जी आएंगे। तीसरे दिन दमन सूद साहब को तरस आया, उन्होंने फ़ोन किया जगजीत जी को, बुलाया तो वो आए। तो मैंने बताया मैं आलोक श्रीवास्तव हूँ, भोपाल से आया हूँ और मुझे कुछ सुनाना है। तो वही जो मैंने कहा कि हम मैनिफेस्ट करते रहते थे कि भाई ये हमने लिखा है, ये हमने लिखा है। तो उन्हीं की गज़ल उस वक्त बड़ी मकबूल हो रही थी, उस पर मैंने कुछ गा के सुनाया। तो कहले गाओ नहीं, सुनो, वो काम मेरा है सुनाओ। तो मैंने उन्हें सुनाया तो बोले ये तो अभी सब बहुत कच्चा है, कुछ सीखो, कुछ उर्दू पढ़ो, बहरें सीखो। एंड कट टू 4 बरस बाद वो मेरी गज़ल गा रहे थे। सन्मुखानंद हॉल था, मेरे लिए उन्होंने फ्रंट की सीट बुक कर रखी थी। इस बीच मैंने सब सीखा,
मुसलसल उनसे कांटेक्ट में रहा और भेजता रहा। वही कौन सी गजल थी जो उन्होंने गाई? मंजिलें क्या हैं रास्ता क्या है, पहली गज़ल थी। फिर उसके बाद तो मंजिलें क्या हैं रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। वंस अगेन वही कि तुम हमारे करीब बैठे हो, अब दवा कैसी अब दुआ क्या है, और जब भी चाहेगा छीन लेगा वो, सब उसी का है आपका क्या है। चांदनी आज किस लिए नम है, चांदनी आज किस लिए नम है, चांद की आंख में चुभा क्या है। तो इस तरह से शुरुआत हुई। तो ये जो संघर्ष है, ये होता क्या है, हम लोग अक्सर कहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी बात, बनता हुआ शाहरुख खान किसी को अच्छा नहीं लगता। जब वो शाहरुख खान बन जाता है तब सबको अच्छा लगता है, तब सब वो बात करते हैं संघर्ष, तब सब बात करते हैं। तो जो हमने संघर्ष किए कि हम कहाँ वसई में रहते थे, वहाँ से आते थे, और फिर एक कई ऐसे वाक़यात हुए। एक तो बड़ा मज़े का वाक़या हुआ कि उस ज़माने के बहुत मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, उनका एक सीरियल आ रहा था इस पर, जी पर, और उसमें 4 मिसरे आते थे। तो वो मुझे बुलाते थे और मुझसे लिखवाते थे, मैं बड़े उत्साह से लिखता था। एक रोज़ उन्होंने मुझे प्रभा देवी में बुलाया स्टूडियो में कि वो कुछ रिकॉर्डिंग है, तुम आ जाना। तो वो मुझे एक ऐसे ट्रीट करने लगे थे जैसे मैं उनके ऑफिस का बॉय हूँ। मैं भी पहुँच गया तो मैं देखता कि 2-3 मिसरे जो हैं, पंक्तियाँ, वो कुछ और हैं, फिर एक मेरी, फिर 2-3 कुछ और हैं, फिर एक मेरी। तो मैं सोचा कि ये क्या हो रहा है। मैंने उनसे पूछा, मैं कही क्या, कहले अरे हाँ वो तुमने जो लिखा, अच्छा ये सब प्रोसेस 1 महीने तक चलता रहा था। वो जो तुमने लिखा था ना, उसमें जो मुझे अच्छा लगा भी मैंने उनसे लिखवा लिया या करवा लिया, किसी बड़े राइटर से लिखवा लिया। तो ये सब चीज़ें भी हुई, लेकिन एंड ऑफ द स्टोरी, फिर जब चीज़ें सामने आने लगी, फिर जैसे शुभा मुद्गल जी के साथ एल्बम आ गया 1999 में, कोशिश, जिसमें फैज़ अहमद फैज़ साहब की और मेरी नज़में उन्होंने गाई। फिर जगजीत सिंह जी के साथ आ गया, फिर पंकज भाई के साथ आया। तो जब धीरे धीरे चीज़ें आने लगी सामने, गैर फिल्मी एल्बम्स आने लगे, तो फिर एक बात बताइए ना कि आज भी युवा जो नए बच्चे होते हैं उनके हाथ ये होता है, बहुत होता उनका होगा, लिखा हुआ किसी और के नाम पर चल जाइए, अभी मेरे ख्याल से अब नहीं होता। इसकी बड़ी वजह मैं ये मानता हूँ कि उस वक्त ना ये सोशल मीडिया वगैरह और एक अवेयरनेस नहीं थी। पहले तो ये बहुत होता था। पहले इतना होता था कि मुझे तो एक ने ऑफर किया था पेजर, उस वक्त पेजर चलते थे बॉम्बे में, आपको याद होगा। तो उन्होंने कहा तुमको पेजर पे एक मिसरा आएगा और या एक मुखड़ा आ जाएगा, उसका तुमको अंतरे लिखने हैं और उससे पैसे मिलेंगे तुमको। और पैसे होते नहीं थे, हम स्ट्रगल कर रहे थे, मम्मी पैसे भेजती थी थोड़े बहुत, 2-3 हज़ार रुपये, उससे हमारा स्ट्रगल होता था। तो हमने एक्सेप्ट कर लिया वो, और हमने 2 गाने लिख भी दिए, पैसे भी मिल गए। बाद में कॉन्शियस अपील नहीं किया, मन का यार राइटर बनने आए, घोस्ट राइटर बनने थोड़ी आए हैं। तो फिर वो 2 गानों के बाद मैंने उनका पेजर वापस किया। मैं कहा भाई साहब ये रखिए। तो ये गाने हैं किसी फिल्म में, किसी वो है नहीं है, वो अलग बात है। हाँ। पैसे मिल गए, वो गाने किसी और के नाम पे, लेकिन हो गए, किसी और के नाम पे वो मंसूब हो गए होंगे या बने होंगे, नहीं बने होंगे। तो ऐसा हुआ है, मतलब मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन वहीं ऐसे लोग भी रहे हैं जिन्होंने, सोचिए कि फ़्लाइट का टिकट दिया मुझको पहली बार, विशाल भारद्वाज, जिन्होंने मतलब मैं उनके पास जाता था, रहता था, डॉक्टर साहब के रेफरेंस से गया था मैं, बशीरवत साहब के रेफरेंस से, तो उन्हीं के घर में रहता था। और हमने बहुत सारे पॉलिटिकल सॉन्ग्स किए, मतलब वो उनको, मैं आपके शो में उस वक्त के इलेक्शन वगैरह के तो खूब पैसे दिए उन्होंने मुझको, मेरे मतलब जैसे बताइए ना कौन सा गीत। वो बड़े एब्रप्ट गीत थे, हम उनको याद भी नहीं करते। लेकिन हाँ, फिर मैंने उनसे कहा विशाल भैया ये क्या, मतलब ये इलेक्शन के कैंपेन सॉन्ग वगैरह लिखते, देखो तुमको पैसे मिल रहे हैं ना, कोई दिक्कत बात नहीं, मैं भी नाम दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा। खैर ये 94 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। उस वक्त यूपी का इलेक्शन हो रहा था और वो सब जुर्म यहाँ कम है वो टाइप वाले ये कुछ इस तरह के थे। लेकिन हाँ, लेकिन ये हुआ कि रेखा भाभी ने और विशाल भाई ने, मतलब वो समय पहला गाना रिकॉर्ड हुआ था मेरा 1994 में। रेखा जी ने गाया था? कविता कृष्णमूर्ति जी ने। अच्छा। और विशाल भाई ने कंपोज किया था वो। और पहला कमर्शियल जो सॉन्ग सामने आया था वो आया था 96 में, जो हंसल मेहता जी ने एक सीरियल किया था लक्ष्य, तो उसका सॉन्ग था शान, मेरे जो बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, और सुरेश जी ने वो सॉन्ग गाया था। तो वो पहला मेरा, जो माँ नहीं देख पाई थी, जो देखना चाहती थी,
वो नहीं देख पाई थी। हाँ, लेकिन ये था कि बस उसके बाद तो आपके गीत आते रहते हैं फिर और खूब तो बड़े उसके बड़े सब बाद- गाए गाते रहते हैं। कुछ सुनवा देती हूँ आपको यहाँ रुककर मैं। 2 मैसेजेस में सुनवाती हूँ एक साथ आपको। अच्छा। कौन सा पहले सुनवाऊँ? ओह नमस्कार आलोक जी, आप ही की बात- चीज आप ही के लिए खास पेश कर रहा हूँ। अरे वाह, ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, ये वाह, वाह, सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। जी हाँ, हमें खबर मिली थी कि आपके लिए खास शो रहा है जहाँ आपके चाहने वाले, आपके दोस्त आपके लिए कुछ ना कुछ कह रहे हैं, तो मैं भी उस लिस्ट में शामिल हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ ज़रूर कहूँ। आलोक जी के क्या साथ बात है भाई। बहुत लंबा और बहुत ही प्यारा एसोसिएशन रहा है। इनफैक्ट आलोक जी का जो पहला लिरिक्स एक टीवी सीरियल के लिए, लक्ष्य टीवी सीरियल के लिए उन्होंने लिखा था, वो गाना भी मैंने गाया था। उसके बाद बहुत 30 साल सारा हो हमने काम किया, बहुत सारे मज़े लिए। आलोक जी मेरे बहुत ही मतलब वन ऑफ माई फेवरेट पीपल, वन माई गो टू पीपल। जब भी कोई कहीं फंसता हूँ कि इस तरह के लिरिक्स चाहिए, इस तरह की कौन लिख पाएगा, तो सीधे आलोक जी को फ़ोन लगाता हूँ और बस मिनटों में काम हो जाता है। ही इज़ वेरी सिंसियर एट हिज वर्क, ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट हिज फ्रेंडशिप and he's very passionate about his outlook towards life। और बहुत बिजी रहते हैं आलोक जी, फिर भी दोस्तों के लिए हमेशा वक्त निकालते हैं। आलोक जी, ऐसे ही आप हमेशा मुस्कुराते खुश रहिए और अपने गीतों से, अपनी शायरी से, अपनी सोच से इस दुनिया को और खूबसूरत बनाते रहिए। क्या बात है भाई, वाह। थैंक यू। एक और। अच्छा, आदाब। ओहो, मैं हूँ रेखा भारद्वाज। आज हम बात कर रहे हैं आलोक श्रीवास्तव की। आलोक को मैं पहली बार मिली थी विशाल के साथ जब वो डॉक्टर बशीर बद्र साहब उनके साथ आए थे मुंबई। और आलोक की उम्र होगी करीब 17-18 साल होगी मुझे लगता है, यही मुझे याद है। और कई बार वो आए, डॉक्टर साहब को अकम्पनी किया उन्होंने और इस तरह उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद बहुत सालों कोई ताल्लुकात नहीं रहे, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए। और बहुत सालों बाद फिर जब मुलाकात हुई तो तब तक आलोक श्रीवास्तव एक बड़े ही उम्दा शायर बन चुके थे और उस शायरी को वो आज तक मांझ रहे हैं और बहुत बेहतरीन लिखते हैं और ख़ूबसूरत लिखते हैं। स्टेज शोज़ भी करते हैं, मुशायरों में भी जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी खुशी होती होगी जब एक किसी को हमने 17-18 साल की उम्र में देखा हो और वो आज इस मयार पे हैं। उनकी अपनी शायरी का एक रंग है और मुझे बड़ी खुशी होती है, मेरा सौभाग्य भी है कि मैंने उनका लिखा हुआ एक गीत वोडका डायरीज फिल्म में भी गाया और कुशल श्रीवास्तव की ये फिल्म थी। तो ये सफ़र तो हमारा है, चल ही रहा है और काम भी करेंगे। हमारे लेबल के लिए भी उन्होंने बहुत खूबसूरत एक गज़ल लिखी है और उम्मीद है कि और भी काम करने के लिए हमको मौका मिलेगा। और दुआएं मेरी और विशाल की तरफ से यही है कि आलोक हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें और ऐसे ही खूबसूरत शायरी करते रहें। अपनी शायरी के ज़रिए वो अपनी खुशबू को इसी तरह बिखेरते रहें। शुक्रिया। क्या मेहनत की है भाई आपने। भाभी को प्रणाम। और विशाल भाई तो खैर गुरु भाई भी हैं। और सबसे जज्बाती करने वाली बात ये है कि ये सारी मेहनत जो है, मैं तो एक पर्सनालिटी से बहुत पहले से मुतासिर था और वो पर्सनालिटी जो है वो बाद में मेरे सामने एक बहुत अच्छी जर्नलिस्ट बनकर आई, फिर एक बहुत अच्छी मित्र बनी और एक दिन उन्होंने प्रपोज़ कर दिया कि भैया राखी बांधनी है, वो ऋचा अनिरुद्ध हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि ये सारी तैयारी जो है ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस सब में आपने जिस जज्बात से काम, और ऐसे लोग जिनका मेरी कहना चाहिए कि मेरे डीएनए में या मेरी नींव में बहुत बुनियादी रोल है, उनको आपने कैसे इकट्ठा कर लिया।
वाह, और इसकी खबर मुझे हम नहीं। वो अपना सोर्स भी बता देंगे आपको, जिससे पत्रकार अपना सोर्स बताते नहीं। एक बात बताइए आलोक जी, संघर्ष किया हम लोग, क्योंकि मैं बारो विदिशा से Sorry. विदेश तक की जी, आप मैनिफेस्ट करते हैं, तो मैंने आपको जब भी आपसे पर्सनल इंटरेक्शन होते हैं उसमें भी देखा है कि आप ऐसा मानते हैं कि जो मैं चाहता हूँ वो होगा एक दिन, लेकिन संघर्ष रहे, वो हमने बात की अभी। अपने आप को भाग्य, मतलब भाग्य का रोल अपने जीवन में और अपने कर्म का, या किस जैसे सोच लिया है तो अब जगजीत जी के पीछे लगा हुआ हूँ या विशाल जी से मिलना है तो लगा हुआ हूँ, एक वो होता है आप करते रहते हैं, छोड़ते नहीं है। कुछ लोग होते हैं नहीं हो रहा भाई काम छोड़ दो। किस चीज़ को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि भाग्य या कर्म को? भाग्य जो है, मुझे लगता है कि आपका जो समर्पण है उसके सामने नतमस्तक होता है। मुझे लगता है कि जो कर्म है, जो फोकस है आपका, और अगर वो सुकर्म है तो फिर एक होता है ना कि मतलब बहुत सारी शक्तियाँ जो हैं, और एक आस्था है आपको कि जो मैं करने जा रहा हूँ उससे किसी का अहित नहीं हो रहा है, वो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपनी रचनात्मकता के लिए कर रहा हूँ। मैं निदा फाजली साहब को, दुष्यंत कुमार जी को, या बशीर बद्र साहब को, गुलजार साहब को, जावेद अख्तर साहब को, और मैं तो मतलब इतना ख़ुद को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं जिन्हें फॉलो कर रहा था उनके साथ मैंने स्टेज भी शेयर किया, और यहाँ नहीं मतलब सुदूर देशों में किया, अमेरिका और बाहर विदेशों में जाके। तो मुझे ये लगता है कि कर्म जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा ये कि आप कितने फोकस्ड हैं कि मुझे ये करना है, मेरा जो एक whatever it takes, हाँ, मुझे ये करना है, मैं इसको अच्छे से करूँगा, मैं इसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लूँगा, ये मुझे मिला है, मुझे डेस्टिनी से मिला है, मुझे मेरे प्रारब्ध से मिला है। भाग्य मैं ऐसे मानता हूँ कि वो चीज़ें आपको मिल रही हैं, फिर आप उनको, वो है ना डॉक्टर बशीर बद्र का बड़ा अच्छा शेर है, हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो आपको ये कॉन्फिडेंस अपने ऊपर, नए राइटर्स के लिए भी मैं कहता हूँ, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ, मैं नए राइटर्स के लिए भी कहता हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए कि आपको ये नहीं करना है। मुझे ये बहुत अच्छे से मालूम हो गया है, मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने मुझे बता दिया कि मुझे ये नहीं करना। लेकिन उसकी वजह से कभी नुकसान भी होता है आपको, शायद पैसे ना हो, हाँ, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी होती। मैं कई बार आपके शो में आने से पहले एक प्रोग्राम को मैंने, जब मेरे पास आया जो आपने बात की थी शुरू में मुशायरे की, तो मैंने कहा नहीं, पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे फहरिस्त बताओ। फीस इंपॉर्टेंट नहीं है, अब फीस तो मैं अब गाने लिखे कर ही रहा हूँ, काम अपना अच्छा हो रहा है मेरा, तो मुझे ये बताओ कि मुझे बैठना किसके साथ है ना, कौन लोग हैं वो जिनके साथ मैं बैठूंगा। तो मैं यंग जो आप बात कह रही थी, मैं उनसे भी ये कहता हूँ कि हर कहीं जाके नहीं खड़े होना है, आप किसके साथ खड़े हो। सबसे पहले तो अपनी पर्सनालिटी पे प्राउड होना चाहिए कि मैं किसके साथ खड़ा हूँ, मुझे किसके साथ खड़ा होना है, मुझे कहाँ दिखना है कहाँ नहीं दिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारी जनरेशन जब आई थी लिटरेचर में, साहित्य में, तो हम पढ़ते हुए आए थे और रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होके आए थे अपने। अब जो जनरेशन आ रही है वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होके नहीं आ रही है, वो रील लाइफ से इंस्पायर्ड होके आ रही है। और रील की ड्यूरेशन कितनी है, वही 15 सेकंड 30 सेकंड, अब बढ़ा दी शायद इंस्टाग्राम ने, तो वो उतनी ही ड्यूरेशन है। आपको मिलियंस में बिलियंस में व्यूज मिल सकते हैं, पर आप उतना लंबा टिक नहीं सकते मानस में। भारतीय मानस जो है वो बहुत क्रूर है, वो शुद्ध चीज़ों को याद रखता है, वो विशुद्ध चीज़ों को ही स्मरण में रखता है। आप सोच सकते हैं आप उसको थोड़ी देर के लिए इंटरटेन कर देंगे, लेकिन लिटरेचर में आप कहीं टिकेंगे नहीं। आप उसकी मानस स्थिति में, उसके मन मस्तिष्क में आप नहीं टिकेंगे आप तभी जब आप कुछ ऐसा लिखेंगे जो आप लिख रहे हैं वो उसको भी महसूस हो कि ये मेरा भी है। आपने शो के शुरू में ही मुझसे अम्मा क्यों सुनी, बिकॉज ऑफ आपको याद था कि यार माँ की इनकी एक कविता है ना। आप मुझसे कुछ भी सुन सकती थी, मेरा कोई फिल्म का गाना, कोई और, आपने वही क्यों सुनी, इसलिए सुना आपने क्योंकि वो आपके मानस में बैठी हुई है। तो जब कविता या कोई भी लेखन या कोई भी सृजन, जैसे मैं जब शुरू कर रहा था तो मैं कैसे मैनिफेस्ट करता था कि यार ये मैंने लिखा है, राइट, तो मैं लिख पाया ना वैसा। तो अगर आप जब तक ये नहीं सोचेंगे कि जो मैं लिख रहा हूँ वो सामने वाले को भी अपना लगना चाहिए, तब तक वो रीच नहीं करेगा। वो उतनी देर के लिए तो एंटरटेन कर देगा, रीच नहीं करेगा, वो रहेगा नहीं अंदर। सब्र कितना जरूरी है संघर्ष बहुत बहुत।
और कविता, लेखन, शायरी, आप तो, हम लोग तो सब पंडित राजन साजन मिश्रा जी के साथ बैठते उठते हैं, मालिनी दीदी के साथ उठते बैठते हैं। ये लोग कैसे तपते हैं, सुबह 4 बजे उठ के रियाज करते हैं। और एक दिन हम लोग बैठे थे, आपको याद होगा, अपने ही घर पे चर्चा हो रही थी, साजन जी कान पकड़ के कह रहे थे कि जिस दिन हमारा सा लग जाता है अच्छा, तो हमको लगता है कि अरे कनेक्शन हो गया। तो तपस्या, लेखन, आप ये मत समझिए कि मतलब वो कोई, वो एक शेर है, शायद डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का शेर है कि हमसे पूछो कि गज़ल मांगती है कितना लहू, तुम समझते हो ये धंधा बड़ा आराम का है। क्या बात है। तो बेसिकली हम लोग सोचते हैं कि लेखन बहुत आसान चीज़ है। ये जो सब दिख रहे हैं चेहरे आपको जो सामने आज सेलिब्रिटी बन के, जो राइटर्स भी हैं, कोई भी, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, उनके संघर्ष देखो आप, है ना। मनोज का संघर्ष देखिए आप, कितना लंबा संघर्ष है उसका, 20 साल वो कैसे वेट करता रहा, फिर उसको जाके एक लाइमलाइट मिली, एक गाना आया मिट्टी, फिर उससे वो बना। तो ऐसे कितने नाम हैं। अरे मैं अभी वो देख रहा था जावेद अख्तर साहब की द एंग्री यंग मैन, जिसमें वो बड़ा इमोशनल भी हुए कि ये जो मेरे सामने जो ब्रेकफास्ट आया हुआ है, पता नहीं है मेरा है भी कि नहीं, ये किसी और का है जो मेरे सामने आया है। सोचिए। तो मैं आज आपके शो में हूँ, मैंने भी अच्छा खासा इंतज़ार किया है, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने कि भाई ऐसे अच्छे शो से शुरुआत हो। मैं हमेशा एक बात के लिए कहता हूँ, फिर आपके सामने कह रहा हूँ कि मेरी ये मुझे संतोष है कि मेरी शुरुआत बहुत अच्छी हुई। मैं जब लिखना शुरू किया तो हंस, जो हमारे समय की प्रतिष्ठित पत्रिका है, उसके पूरे पृष्ठ पे छपा। ये मेरा पहला अवसर था जब प्रकाशन की शुरुआत। जब पहला मुशायरा पढ़ा तो निज़ामत डॉक्टर बशीर बट साहब की, सदारत शहरयार साहब की। पहला गाना रिकॉर्ड हुआ तो द ग्रेट विशाल भारद्वाज जी, उन्होंने रिकॉर्ड किया। पहली विदेश यात्रा हुई तो सीधे न्यूयॉर्क की, अमेरिका की, और स्टेज शेयर किया गुलजार साहब के साथ। और आज के दौर में, पॉडकास्ट और इंटरव्यू के दौर में, पहला टेलीविज़न शो हो रहा है ऋचा निरुद्ध के साथ। बहुत बहुत बड़े बड़े नाम है। तो लेकिन तो फिर तो भाग्य भी है कहीं, या ये सब करने के लिए बहुत मेहनत की है? ये समझिए कि हाँ, कर्म तो आपको ज़रूर, मैं कर्मवादी हूँ। हाँ। मुझे अगर थोड़ा सा पॉज दें तो मैं एक शेर भी सुनाऊँ। हाँ, वो है कि जो अभी दादा ने गज़ल सुनाई, ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं, मसरूफ़ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। उसमें एक शेर है कि कितना जिएं, कहाँ से जिएं और किस लिए, कितना जिएं, कहाँ से जिएं और किस लिए, ये इख्तियार हम पे है, तकदीर पर नहीं। तो हम तकदीर के भरोसे अगर बैठेंगे तो। चलिए, आपने एक व्यक्ति का जिक्र किया तो उनका मैसेज भी आपको सुनवा देते हैं। आलोक श्रीवास्तव जी, आलोक श्रीवास्तव जी मेरे बड़के भैया। बड़के भैया इसलिए नहीं कि कोई उम्र में बहुत बड़े हैं वो, लेकिन कद में बड़े हैं, तजुर्बे में बड़े हैं, रुतबे में बड़े हैं और आर्ट में बहुत बड़े हैं, इसलिए बड़के भैया। आलोक जी को मैंने पहली बार एक मुशायरे में सुना था आज तक चैनल पे, जहां वो अपनी बड़ी मशहूर एक गजल पढ़ रहे थे। वो गजल जो आज मुझे लगता है हिंदुस्तान में बच्चे बच्चे की जबान पे होगी, ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। ये तेवर अच्छा लगा, ये अंदाज अच्छा लगा, और एक अच्छे शायर के तौर पे उनका तारुफ हुआ मुझसे। लेकिन ये गायबाना तारुफ था, दूर दूर तक हम कभी मिले नहीं थे एक दूसरे से। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक ट्वीट पे मुझे मेरे एक फैन ने, जिनको मैं फैमिली कहता हूँ, फैन तो खैर क्या है, मुझे बहुत कस के डांटा इसलिए कि उनके किसी मेल का जवाब देने से रह गया, मैं नहीं दे पाया। और उन्होंने मुझे डांटते हुए ट्वीट पे लिखा कि आप अपने आप को समझते क्या है मनोज मुंतशिर, आपने मेरे मेल का रिप्लाई नहीं किया। अरे मेरे ट्वीट का, मेरे मेल का जवाब तो आलोक श्रीवास्तव तक देते हैं। आलोक श्रीवास्तव जवाब देते हैं, आप कौन हो, आप देते क्यों नहीं? मैं पढ़ा, मुस्कुराया, मैंने उनसे माफी मांगी कि हाँ भाई हो गई गलती मुझसे। कुछ दिनों बाद फिर ये ऑफिस जहां मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, इसी ऑफिस में के सामने आलोक जी का भी ऑफिस था मुंबई में। वो आए और उनका बड़प्पन है, वो दरवाजा खटखटा के मुझसे मिलने चले आए। और जब मैंने उनको देखा तो पहली बात यही शेयर की कि यार बड़के भैया एक बात बताओ, आप इतना वक्त निकाल लेते हो, आप इतने सहृदय हो, इतने सरल हो आप, कि आप एक एक ट्वीट को, एक एक मेल को रिप्लाई करते हो। हम जैसे मजदूर लोग, हमसे नहीं हो पाता और हमें आपका नाम लेके डांट पड़ती। वो भी बड़े जोर से हंसे।
और कहे नहीं ये तो हमारे अपने लोग हैं, अगर हमें कोई कुछ पूछे ट्विटर पे या मेल पे तो जवाब देना हमारा फर्ज है। सीखा मैंने उनसे ये कि बिल्कुल आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, और ये कितने प्यारे लोग हैं जो आपके लिए वक्त निकाल के कुछ लिखते हैं। उसके बाद मुझे लगता है कोई ऐसा बड़ा ओकेजन उनकी जिंदगी में नहीं रहा होगा जब उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, चाहे वो बर्थडेज रहे हों, उनका बर्थडे, भाभी का बर्थडे, बच्चे का बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, मैं उनकी हर खुशी में शामिल रहा। दिल्ली जाऊं और उनके साथ मुलाकात ना हो तो लगता है दिल्ली का दौरा अधूरा रह गया। वो मुंबई आते हैं, बिना मुझसे मिले नहीं जाते। मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मेरे सर पे एक बड़े भाई का हाथ है, और मैं क्या कहूँ सिवाय इसके कि तुम्हारे पास आते हैं तो सांसें भीग जाती हैं, मोहब्बत इतनी मिलती है कि आंखें भीग जाती हैं। क्या बात। लव यू बड़के भैया, मस्त रहिए। वाह, कमाल है। हाँ, ये सारा प्यार मिला हुआ लोगों से। इनका सफ़र भी बहुत ही मतलब, इन पे तो हमने पूरे 2 एपिसोड बनाए हुए हैं। जी जी, और देखे मैंने। ये उस चीज़ को बहुत मानते और भी मज़े हैं। की बात ये कि हम दोनों ने साथ बैठ के देखे, मतलब अच्छा। मनोज ने और मैंने उनके ऑफिस में भी साथ में बैठ के देखे, और वो बहुत बहुत एडमायर करते हैं, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ उनसे। और एक और शख्स जिनकी बातचीत किए बिना तो मतलब मेरा तो कोई, मुझे लगता है इंटरव्यू खत्म ही नहीं होता। मैं समझ गया। हाँ, हमारे बच्चन साहब, उनके दूरदर्शन का कोई गीत था जो उन्होंने आप आवाज दी है उसको? नहीं, वो ऐसा हुआ था, उसमें सूत्रधार जो हैं अच्छा। उनके साथ वो अब नहीं है, वो मेरे बिल्कुल बड़े भाई की तरह थे, आदेश श्रीवास्तव जी। तो शुरुआत ऐसे हुई थी कि उन्होंने, आदेश भाई ने आमीन से कुछ चीज़ें उनको ये रखी हुई थी स्टूडियो में, वो चीज़ें उनको पढ़ के सुनाई, जाहिर बात है अम्मा बाबूजी। और फिर उसके बाद ये हुआ कि आदेश जी ने मुझसे कहा कि आलोक, एक ना दादा के साथ, वो दादा कहते थे उनको, दादा के साथ एक नेशन सॉन्ग बनाना है जो सब तरफ चले और ये ऐसा लीक से थोड़ा हट के हो। तो मैंने उनको गीत भेजा और आओ सोचें ज़रा, आओ देखें ज़रा हमने क्या क्या किया। तो उन्होंने सुनाया उनको, प्रथम उसमें ही उनको, अरे बहुत अच्छा है, किसने लिखा? इसलिए वो मैंने आपको जो आलोक की कविताएं सुनाई थी उसने लिखा है। तो ठीक है, तो वो किस्सा बड़ा वो था कि आपको याद होगा उस वक्त उत्तराखंड में फ्लड आया हुआ था, और वो स्टार प्लस का कोई शो कर रहे थे, तो उनके ऑफिस ने टाइम दिया कि आएंगे वो और करीब 12 बजे आके शूट इसको रिकॉर्ड कर देंगे। तो हम लोग बड़े सजे धजे से बैठे रहे, सर बच्चन सर आ रहे हैं, बचपन से जिनको देखा है, और कभी सोचते थे, माँ को भी चैलेंज किया था कि साहब ये बड़े बड़े सिंगर जो है मुझे गाएंगे और पढ़ेंगे। तो हम बैठे हुए थे, 12 बजे से लेकर रात कोई 11-12 बज गया इंतज़ार करते करते। और हम सब जिस उनकी ऊर्जा के कायल हैं उसका एक नमूना है, उसका एक एग्जाम्पल है। वो सुबह 8 बजे निकले थे शूट पर, और जिस वक्त रात करीब 12-12:30 बजे वो स्टूडियो में दाखिल हुए तो ऐसा लग रहा था कि कोई रोशनी का चलता फिरता मीनार दाखिल हो गया है, ठीक है। और इतनी ताजगी, और वो तिलक जो सुबह शायद लगाया होगा उन्होंने पूजा के बाद, वो वैसा ही जगमगा रहा था, और वो पढ़ रहे थे सामने बैठ के, और मुझे मतलब मैं फिर एक बार वो था। और उसके बाद फिर ये जो एक शो था INB मिनिस्ट्री का, तो उस वक्त मुझे उनके सामिप्य का बहुत लाभ मिला, क्योंकि वो सारा शो मैंने लिखा था, एक नई सुबह, और उन्होंने उसमें बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया। दूरदर्शन के जी, दूरदर्शन 60 साल क्या था? वो दूरदर्शन के 60 साल पर एक अलग अच्छा उपलब्धि अच्छा, थी तो कई बार किया उसके आपने जी जी जी। तो उस वक्त फिर उनके साथ मुझे स्क्रिप्टिंग करने का मौका मिला, उनके साथ रहने का मौका मिला पूरे सेट पर। और फिर ये बड़ा मज़ेदार वाक़या है, ये सुनने लायक वाक़या, और ये बड़ा इंस्पिरेशनल है। और देखिए क्या था कि इसमें मिनिस्ट्री जो है वो पूरी उनको अप्रोच कर रही थी। दूरदर्शन के 60 बरस हुए थे, ये तीसरा मौका। आपने गीत लिखा था? मैंने एक कविता लिखी। अच्छा, कविता। DG और प्रसार भारती वगैरह सब कोशिश कर रहे थे। तो मंतव्य ये था, और जो सुप्रिया साहू थी उस समय DG दूरदर्शन, उनका बड़ा मन था कि ये पोएम ऐसी हो गई है कि इसको बच्चन अगर पढ़ दें तो मज़ा आ जाए। तो उनका देखिए अब आप लोग अप्रोच कीजिए, मैंने तो अपना काम कर दिया, व्यस्ततम शख्सियत हैं, कैसे समय देंगे क्या देंगे। तो 2 दिन 10 दिन 15 दिन
15-20 दिन हो गए और वो मेल चेन चल रही है, मैं उसमें हूँ, मैं देख रहा हूँ अपने आप को भी कि मैं हूँ, पर मैं उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूँ। बड़े बड़े लोग उसमें, मिनिस्टर, CEO वगैरह सब, और DG। गणेश चतुर्थी के सुबह जब सब लोग निराश हो गए तो मैंने हिंदी में एक मेल लिखा उसी मेल चेन में कि हमने बचपन से सिर्फ 2 चीज़ें देखी हैं, दूरदर्शन और अमिताभ बच्चन। तो और ये कविता एक ऐसी कविता हो गई है कि अगर इसे आप दूरदर्शन के लिए पढ़ देंगे तो हमने ये जो 2 शिखर देखे हैं बचपन से, ये मिल जाएंगे, ये हमको एक होते हुए दिखेंगे। और ये कवि पुत्र से प्रार्थना है कि वो, ये बड़ी बात है। हाँ, तो ये मुझ पर मेल रखा हुआ है वो आज भी, वो बहुत सहेज के मैंने रखा हुआ है। मतलब मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि अमिताभ बच्चन जैसी शख्सियत ने मुझे सरप्राइज़ किया। कोई जवाब नहीं आया और हफ्ता भर बीत गया। फिर मैंने DG से बोला, मैंने कहा देखिए अब उन जैसी शख्सियत को, KBC चल रहा था, उन जैसी शख्सियत को बार बार टोकना अच्छी बात नहीं, अब छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो तुम इसको फिर किसी सिंगर से गवा। मैंने कहा मैं सोनू भाई से बात करता हूँ, सोनू निगम से, उनसे करवा देता हूँ। सोनू निगम जी से बात की, उन्होंने कहा ठीक है तुम आ जाओ। गए तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, और जैसे अब सोशल मीडिया के फ़ायदे भी होते हैं, सिर्फ गंदगी नहीं है वहाँ, अच्छे काम भी है वहाँ पर। तो मैंने वहीं स्टूडियो से बैठे बैठे सोनू भाई के साथ एक फ़ोटो ट्वीट कर दी और वो बाबूदा ने देख ली। फ़ोन आया मेरे पास, कहाँ हो आलोक तुम? मैं कहा दादा वो मैं आदेश श्रीवास्तव जी का नहीं, बाबूदा, अच्छा सिद्धार्थ बासु जी। तो मैंने कहा दादा वो एक गाना था और वो दादा को भेजा था बच्चन सर को, और उनसे कराने का मन था पोएम के तौर पे। अच्छा तुम कर लो, फिर तुम आओ KBC के सेट पर, अब यहाँ मुझे कुछ नहीं बताया जा रहा है। तो गया मैं KBC के सेट पर, और उनका मैं अभी ब्रेक आएगा तो तुमको AB से मिलवा देते हैं। अब यहाँ भी मुझे कुछ नहीं पता है। मैं दाखिल हुआ, मैंने पैर पड़े, अरे भाई वो हमने आपका गाना कर दिया है, आप पीछे पड़े हुए थे हमारे। तो मैं मतलब मेरे पास एक मिश्रित सा वो था कि मैं भावुक हूँ कि मैं मतलब क्या कर डालूँ कि मतलब। अच्छा सुनिए, अब यहाँ भी एक रहस्य बना हुआ है। रहस्य क्या बना हुआ है? मैंने सोचा कि ऑडियो मांगा है, हमने ये चाहा था कि ऑडियो आ जाए, ठीक है। सिद्धार्थ बासु मुझे ग्रीन रूम में ले गए और उन्होंने अपना iPad खोला और देखा कि साहब तो पूरा वीडियो शूट कर लिया। अब इसकी भी एक स्टोरी है कि 12 बजे तक, वंस अगेन उनकी ऊर्जा देखिए, 12 बजे तक वो KBC शूट करते रहे। उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा ब्रेक लिया एंड देन फिर वो आए। और जिस दिन मैंने गणेश चतुर्थी के दिन उनको सुबह मेल की थी, उस दिन उन्होंने म्यूज़िक डायरेक्टर को बुलाया, 11 बजे घर पे वॉइस रिकॉर्ड की, म्यूज़िक करवाया उसका, और दूसरे दिन KBC के सेट पर उसको प्रॉपर शूट किया। तो हेड्स ऑफ जो हम उनको कहते हैं। 2 चीज़ें हैं इसमें, एक तो बच्चन जैसा कोई नहीं, हाँ। वाकई कोई नहीं हो सकता, और दूसरा गणेश चतुर्थी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं मतलब अपनी ज़िंदगी के जो बहुत खूबसूरत लम्हात हैं, जो मैं कोई मुझसे पूछे तो मैं कहता हूँ कि बच्चन सर ने मुझे सरप्राइज़ दिया। तो मतलब इस तरह का वो रहा। और फिर उसके बाद तो उनके सोशल मीडिया फिर आमीन के लिए उन्होंने बहुत अच्छा लिखा, और तमाम जगहों पर उनकी वो आती रही। एक बात बताइए आलोक जी, क्योंकि मुझे लगता है एक लेखक, गीतकार और पत्रकार रहे हैं, और आज की डेट का सबसे ज्वलंत मुद्दा इस समय कंटेंट, गाली गलौज, चाहे वो OTTs पर हो रही हो, चाहे वो ये स्टैंड अप कॉमेडी में हो रही हो, चाहे वो प्राइवेट शो, जो भी हो, ये आपके लिए कितना बड़ा कंसर्न है? और हाल ही में जो हुआ इस पर आपके क्या विचार हैं? मैंने तो कल ट्वीट भी किया है, उसको बहुत सारे चैनल्स ने लिखा भी है। मुझे ऐसे एक चीज़ लगती है जो मैंने कल लिखी हुई, और कि हम जब ये बात कहते हैं कि हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत ऐसी है, हमारे देश का साहित्य ऐसा है, हमारे देश में भाषा ऐसी बोली जाती है, हमारे देश में कि विरासत ये है, तो तब हम लोग कहाँ चले जाते हैं जब हमारे देश के बड़े बड़े सांस्कृतिक चैनल जो हमारे देश की कला, संस्कृति, साहित्य और पूरी लोक कलाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं, और उनको सब्सक्राइबर नहीं मिल रहा है, उनको लोग देख नहीं रहे, तब आप कहाँ हो? मैंने कल वही लिखा है कि इन लोगों को हीरो तो आप ही ने बनाया ना। आप देखिए, मैं
किसी कलाकार विशेष का नाम नहीं लेता, लेकिन जो विशुद्ध भारतीय कलाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं अपने अपने चैनल्स पर, उनके सब्सक्राइबर देख लीजिए। ना सब्सक्राइबर है ना रेवेन्यू है। ना रेवेन्यू है, और आप इनके सब्सक्राइबर्स देख लीजिए। और मैं बताऊं आपको कि हम लोग कहते थे ना कि वो बचपन में एक बुजुर्ग कहते थे कंबल ओढ़ के घी पीना, इनमें से बहुत सारे लोग वो होंगे जो उन्हें फॉलो भी करते होंगे, देखते भी होंगे। आज ये मुद्दा उठ गया तो आपको एकदम भारतीय कला संस्कृति और भारत की सभ्यता याद आ गई, तो फिर आप इसी सोच के साथ उन चीज़ों को प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं, उन चैनल्स को, उन कंटेंट को प्रोत्साहित क्यों नहीं कर रहे हैं जो इस कल्चर की बात कर रहे हैं, जो इस विशुद्ध भाषा की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये मुझे लगता है कि हम लोग चैनल में मतलब समाज भी बराबर। हाँ, मैं बिल्कुल दोष देता हूँ, मैं बिल्कुल दोष, मैं नहीं देखता, मैं नहीं देखता। मुझे अच्छा लगता है कि मैं मालिनी अवस्थी जी का चैनल देखूं, मैं पंचतंत्र वन देखने लगूं, आशुतोष राणा जी का चैनल, मैं कोई और सांस्कृतिक, मैं जिंदगी विद ऋचा पे कोई शो देखने लगूं, मैं इंस्पायर होऊंगा, कोई अच्छी स्टोरी मुझे सुनाई देगी, मैं अनुपम खेर साहब का शो देखूंगा कि भाई कैसा कन्वर्सेशन हुआ, कोई भी मतलब ऐसी इंस्पिरेशनल चीज़ देखूंगा। आप एक पिता भी हैं, आपका भी एक युवा बच्चा है। हाँ, पेरेंट्स कितने जिम्मेदार हैं इस समय की ये जो लाखों की फॉलोइंग है? क्योंकि मैंने अपने हर इंटरव्यू में, और जो आज हम लोग बात करना कि आलोक जी आज बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं, मैंने अपनी एक्चुअली क्लिप्स डाली है पिछले 2-3 साल की। मैंने पंकज त्रिपाठी जी से कहा कि मैंने गैंग्स ऑफ वसीपुर नहीं देखा है, मैंने मिर्ज़ापुर नहीं देखा है, फिर आपका इंटरव्यू लेकिन करने आई हूँ। मैंने राजेश तेलंग जी से बोला, हर आर्टिस्ट से मैंने पूछा कि क्या OTT पे गाली देना ज़रूरी है? तो हम तो ये झंडा ना बहुत टाइम से उठाए हुए हैं। आपने तो वो शायद एक वो भी माइंड योर भाषा हमने भी हैशटैग किया है। लेकिन जैसे अगर मैं एक पेरेंट हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं एक तो अपने बच्चे को ये गाली ना देने के संस्कार दूं, और दूसरा तो वो कंटेंट क्या देख रही है वो भी तो मेरी जिम्मेदारी है, शुरू में एटलीस्ट फॉर्मेटिव ईयर्स में। एक पिता होने के नाते आप अपने कितनी जिम्मेदारी मानते हैं इस बात? मैं इस मामले में अपने आप को ब्लेस्ड मानता हूँ। मैंने अंशल को जब भी देखा यूट्यूब पर तो कोई ऐसी इंस्पिरेशनल चीज़ कंटेंट देखते देखा, या मैंने क्लासिकल, वो तो पंडित राजन साजन मिश्रा जी के यहाँ भी वोकल सीखने जाता था, आपको पता है, उसने गिटार मतलब उसने संगीत भी सीखा। फिर मेरी फैमिली थोड़ी सी इसलिए डिफरेंट रही क्योंकि हमारे घर में मतलब जगजीत जी से लेके पंकज उधास साहब से लेके शुभा जी, इन सब की एक लेगेसी जो पूरी म्यूज़िक हो उसकी रही, तो पता नहीं उसके DNA में है कि मैंने कभी उसको ना तो इस तरह के शोज देखते देखा। एक ओवरऑल समाज में क्या जो बच्चे आज कर रहे हैं उसके जिम्मेदार हम और आप नहीं है, मतलब एज पेरेंट्स? बिल्कुल है, हमको देखना चाहिए और हमको फिल्टर करना चाहिए कि तुम्हें ये देखना चाहिए, तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये हम लोगों की तो जिम्मेदारी इसमें बनती है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आप शेल्टर कर सकते हैं ना, आप तो बता सकते हैं। बट आपको लगता है इस विवाद के बाद कुछ बदलाव आएगा? देखिए, विवाद जो है ना, मैं बताऊं आजकल ऋचा जी क्या है कि आप संवाद से फॉलोइंग बढ़े ना बढ़े, विवाद से बहुत जल्दी फॉलोइंग बढ़ती है। आप कोई एक ऐसा स्टेटमेंट दे दीजिए, लेकिन आप क्रिएटिव क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव क्या कर रहे हैं, ये तो अलग चीज़ है ना। तो मैं तो ये मानता हूँ कि आज का जो समय है, पता नहीं क्या मुझे कुछ लोगों की व्यूअरशिप का या उनके सेंसस पर भी वो लगता है कि क्यों वो अच्छे कंटेंट को नहीं प्रमोट करते, कि नहीं देखे। अच्छा, हम कह नहीं सकते, वरना क्या होगा, बोलने लगेगा अरे यार इनका देखा नहीं जाता गुरु, इसलिए ये ऐसा कह रहे हैं। नहीं भाई, मेरा शिव तांडव स्तोत्र जो है आशुतोष राणा जी ने जो पढ़ा, मिलियंस और बिलियंस में वायरल हुआ। ऐसा नहीं है, हमारे पास भी वो कंटेंट है, या हम जो क्रिएटिव लोग हैं हमारे पास भी वो चीज़ें हैं जो देखी जा रही हैं, पर हम वो दिखाना चाहते हैं जो रूट्स हैं हमारे, जो सही है और जो सही है और जो आने वाली जनरेशन के लिए भी बढ़िया है। ठीक है, चलिए फिर कुछ आप हैं? हाँ, कोई सरप्राइज है? मैंने तो बहुत सारे मैसेज। अच्छा रुकिए, चलिए ये वाला सुनाते पहले, क्योंकि बच्चे की बात हुई है। एक गाना है जो एक बहुत रोमांटिक सिचुएशन पे लिखा गया है, एक कपल के ऊपर लिखा गया है, लेकिन कभी आपने ऐसे सोचा होगा कि ये एक फादर अपने बेटे से कह रहा है, और वो गाना मेरा और आपका फेवरेट है कि तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। और म्यूज़िक से मैं आपकी वजह से जुड़ा, तो मुझे एक चीज़ और मैंने एक्सप्लोर की, मेरे समझ में आई कि जो हमें रियाज मिला जाता है वो कम होता है, और जो उसका मुसलसल प्रैक्टिस है, उसको निभाना है, वो बहुत ज़्यादा है। तो वैसे ही मुझे लगता है कि एक फादर का किसी की लाइफ में होना एक उसी
छोटे से रियाज की तरह होता है जिसको आपको ज़िंदगी भर परिपक्व करना होता है, ज़िंदगी भर उसको आपको एक प्रैक्टिस में रखना होता है टू मेक योर लाइफ इवन मोर बेटर। और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ लेस कम्युनिकेशन। आप लोगों की बातें बहुत कम होती हैं इसमें, क्योंकि इशारों की बातें, भाषा, मन की बात इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि कभी कभी ज़्यादा बात करना भी फीका पड़ जाता है। तो और आपके गुरुजी बशीर बद्र साहब ने भी एक चीज़ कही है कि मैं एक लम्हे में सदियां देखता हूं, तुम्हारे साथ एक लम्हा बहुत है। तो भले ही आपके साथ कम टाइम मिलता हो, लेकिन वो एक सदियों के बराबर है। और मैं बहुत सीखता हूँ आपसे, अभी भी सीख रहा हूँ। और ज़्यादा बोलूँगा तो इमोशनल भी हो जाऊँगा, शूट पर हूँ, लोगों को यहाँ रोता दिखूँगा तो अच्छा नहीं लगूँगा। तो बस यही कहूँगा कि मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे, हमेशा करता रहूँगा, और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका। वाह। आज अगर मैं आपसे कहूँ कि आप पेरेंट्स हाँ, जिनके बच्चे छोटे इतने बड़े नहीं हुए, एज अ पेरेंट आप क्या सलाह सबको देना चाहेंगे? अपने बच्चों के साथ बहुत वक्त बिताइए, बहुत सारा, और उनको सुनिए ज़्यादा, उनको सुनाइए कम। मतलब सुनाने से मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने अपने फादर के लिए एक पोएम कही थी, धड़कते सांस लेते बाबूजी जो रुकते चलते, सुनाइए मैंने ना। देखा है। धड़कते सांस लेते रुकते चलते, चूँकि जो अंशल और मेरे बीच का है वो मेरे फादर और मेरे बीच का भी था। धड़कते सांस लेते रुकते चलते, मैंने देखा है कोई तो है जिसे अपने में पलते, मैंने देखा है। तुम्हारे खून से मेरी रगों में ख्वाब रोशन है, तुम्हारी आदतों में खुद को ढलते मैंने देखा है। और इसमें वो शेर है कि मेरी खामोशियों में, कुछ कहते नहीं हैं पिता, महसूस करते हैं बस, मेरी खामोशियों में तैरती हैं तेरी आवाज़ें, मेरी खामोशियों में तैरती हैं तेरी आवाज़ें, तेरे सीने में अपना दिल मचलते मैंने देखा है। मुझे मालूम है उनकी दुआएं साथ चलती हैं, सफ़र की मुश्किलों को हाथ मलते मैंने देखा है। तो पिता और पुत्र मेरे ख्याल से ऐसा वाहिद रिश्ता होता है, ऐसा दुर्लभ रिश्ता होता है जिसमें सबसे कम संवाद होता है। मतलब हम भी अपनी पिता से कुछ नाराज़ होते थे तो जैसा वाक़या सुनाया आपको कि जवाब माँ को ही देते थे पिता से तो सुनना ही पड़ता था। तो फिर भी मुझे लगता है कि मेरी चूँकि न्यूक्लियर, हम लोग तो 20 साल से यहाँ दिल्ली में हैं, संयुक्त परिवार से दूर हैं, तो एक चीज़ जो हमने डेवलप की है तीनों ने, मैंने, नीतू ने और अंशल ने, हम लोग कभी नाराज़ होके नहीं सोते। अच्छा, ये हमारे परिवार का नियम है। बहुत सारे मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होते, मतभेद होते हैं। तो हमारा एक नियम है कि जो भी नाराज़गी है वो शाम तक या रात तक रखो, जब सोने के लिए जाओ तो गिले शिकवे दूर कर दो। और बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा विवाद हो गया है आपस में कि नहीं संभल रहा है तो एक रात और सो लो नाराज़गी के साथ, लेकिन जब सुबह उठो तो या मैं तुम्हें चाय पिला दूं या तुम मुझे चाय पिला दो, कुछ ना कुछ ऐसा कर दो। तो हम लोगों का ये, हमारी फैमिली का ये नियम है तीनों का कि हम लोग नाराज़ होकर नहीं सोते। आप एक और चीज़ को बहुत प्रमोट हमेशा करते हैं, सोशल मीडिया पे देखती हूँ, गंगा जमुना हमारी जो तहजीब है, हमारा जो प्यार है। तो पहले तो मुझे बताइए कि उर्दू सीखने के लिए कुछ खास आपने मेहनत की है या इट जस्ट केम नेचुरली टू यू? नहीं, ये तो जिसको कहते हैं ना इनबिल्ट। और अगर आप थोड़ा सा मतलब इसको वो ना समझें, आप कोई थोड़ा सा अगर आप कायस्थ फैमिली के बैकग्राउंड में जाएंगे, कायस्थों के बैकग्राउंड में जाएंगे, तो मैंने एक शेर भी कहा था कि वो बात करो तो लफ्ज़ों से भी खुशबू आती है, बात करो तो लफ्ज़ों से भी खुशबू आती है, लगता है उस लड़की को भी उर्दू आती है। और हमने भी तो दिल जीते हैं मीठे लफ्ज़ों से, हम कायस्थों को भी थोड़ी उर्दू आती है तो हमारे फैमिली में तो हमारे फादर से, मैंने जैसे बताया भोपाल से, तो हमारे यहाँ तो फैमिली में आया हुआ था ये। तो ये मुझे तो, मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरी फैमिली में था और उसके लिए मुझे कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़े।
पर बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है हम जो भाषा बोलें वो शुद्ध हो। हाँ। हम चाहे हिंदी बोलें, अंग्रेज़ी बोलें, उर्दू बोलें, शुद्ध भाषा। आजकल वो मुझे हाँ। बहुत कमी दिखाई दे रही है उसकी अपने आसपास बच्चों में, फैमिलीज़ में। हाँ, एक शेर है बड़ा अच्छा कि उर्दू के इस खुलूस को, हमने ही कहा, एक गज़ल मेरी है उसमें, ये आपका है? मेरा है, हाँ, मेरी गज़ल है कि उर्दू के इस खुलूस को हम ढूंढते कहाँ, उर्दू के इस खुलूस को हम ढूंढते कहाँ, अच्छा हुआ ये खुद ही लहू में उतर गया। अरे वाह। तो वो फैमिली से मिला था हम लोगों को, मिला है मतलब। आपके लिए एक और बड़ा ख़ास मैसेज। बात करोगे तो लफ्जों से भी खुशबू आती है। अच्छा। यहाँ तो आलोक भाई ने कह दिया कि लगता है उस लड़की को भी उर्दू आती है। वाह वाह वाह। पर आलोक भाई, आपकी ये लाइनें खुद आपके ऊपर बिल्कुल फिट बैठती हैं। और आपको उर्दू तो उर्दू, हिंदी भी क्या खूब आती है। आपका और मेरा साथ भले ही 15-20 सालों पुराना हो, आपने इनको पर लिखना यकीन सिखा दिया जानिए है। लगाव जन्मों पुराना है। आपके जैसे खूबसूरत सोच और सीरत वाले इंसान को वैसे तो हर कोई दोस्तों भाइयों की फहरिस्त में सबसे ऊपर रखना चाहेगा। मेरी खुशकिस्मती है कि आप मेरे इतने अजीज हैं। आप देश की गंगा जमनी तहजीब की सही मायने में मिसाल है। आप यारों के यार हैं, दिल से आज भी एक सच्चे पत्रकार हैं। देश के चंद बेहतरीन गीतकारों में आप शुमार हैं। और जैसा कि हम जब अक्सर मिलते हैं तो कहते हैं, आज की इस दुनिया में आप मोहब्बत जिंदाबाद है। तो भाई बस इसी तरह जिंदाबाद रहिए। महादेव की कृपा आप पर सदा सदा बनी रहे। आपके भाई की यही दुआ है। लव यू सो मच। क्या बात है। इसे आपके पत्रकार दोस्त। हाँ, ये समीर भाई जो हैं, मोहब्बत जिंदाबाद वाले, हमारे हैशटैग। और मुझको लगता है कि इस जो मुल्क का जो कल्चर है, आप देखिए कितनी, अभी आप जिस कंट्रोवर्सी की बात कर रही थी वो क्या था, वो कंट्रोवर्सी क्यों हुई? क्योंकि हमने ये देश एक इस तरह का देश है कि ये अपने रूट्स से इसको आप बहुत दूर तक ले जा ही नहीं सकते। ये वहीं लौटेगा। मतलब एक मैग्नेट है इसके अंदर कि जो इसका आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, जो इसकी तहजीब है, जो इसकी पहचान है पूरे विश्व में, उस पहचान से ज़रा सा आप इसको अलग करेंगे, दूर करेंगे, कुछ ज़रा सा डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रिजेक्ट करेगा। वो लोग रिजेक्ट करेंगे जो लोग चुप बैठे थे, अचानक से निकल के आते हैं और बोलने लगते हैं वो। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो इसके डीएनए को ना छेड़ा जाए, इसको जो इसकी खूबसूरती है। मुझे याद है हम टीवी में काम करते थे और मैं अपने दोस्तों से कह रहा था, इंडिया टीवी में शायद थे उस वक्त, अमेरिका के प्रेसिडेंट आए हुए थे विद फैमिली और पूरे मुल्क में घूमे। वो आगरा भी गए, यहाँ भी गए, वो पूरी फैमिली उनकी घूमी। और जैसे ही वो एक पड़ोस के मुल्क में जाने को हुए तो उनकी फैमिली सीधे यूएस चली गई, वो अकेले गए। ये क्या है? मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था कि जो सर्वशक्तिमान देश है, इतनी बड़ी सुपर पावर है, उसका जो सबसे बड़ा ओहदा है वो भी हम पे ट्रस्ट कर रहा है अपनी फैमिली के लिए। हमारे ही से निकले हुए एक पड़ोस के मुल्क पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है। ध्यान रखिएगा, वो क्या है? वो हमारा कल्चर ही है, वो हमारी तहजीब है जिस पर उसको ट्रस्ट है कि नहीं, यहाँ मेरी फैमिली को कुछ नहीं होगा। और जब आपको ऐसा लगता है ना कि यहाँ मेरी फैमिली को कुछ नहीं होगा, वो आपकी सच्ची पहचान है। तो ट्रस्ट है, वो आपने डेवलप किया है। चलिए अभी एक बात बताइए, जहाँ आप बिल्कुल बहुत शुरू में थे, जहाँ मैंने आपको रोक दिया था, अब कट्टू में वहाँ आना पड़ेगा। आशुतोष राणा जी का आजकल सोशल मीडिया पे मुझे लगता है जो भी आप लोगों को फॉलो करते होंगे वो देखते होंगे कि बिल्कुल आजकल भाइयों वाला रिश्ता है। और आजकल नहीं, हमेशा बना रहे, हम ये दुआ करेंगे। लेकिन ये रिश्ता कैसे, ये किसको आप कैसे डिफाइन करना चाहेंगे? आपका लिखा उन्होंने गाया है, आप हमारे राम जो करते हैं उसके लिए भी आप लिखते हैं, तो इस रिश्ते को आप कैसे डिफाइन करेंगे? मैं एक शब्द में कहूँ तो वो जो मेरे आराध्य हैं, देवादिदेव महादेव भगवान श्री आशुतोष, मैं हमेशा कहता हूँ, सोशल मीडिया पे भी लिखता हूँ, वो मेरे लिए उनका प्रसाद है। वो आशुतोष राणा जी। जी बिल्कुल। और ये वही वक्त था जब मैं बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब था, बहुत हिला हुआ था उस कंट्रोवर्सी से। ठीक उसी समय आशुतोष राणा जी, हम लोग 20-22 बरस से एक दूसरे को जानते हैं, हमने शो किए आज तक के लिए, कई बार मैंने शूट किया उनका, पर वो बॉन्ड उस वक्त नहीं था। वो ठीक 2019-20 में कोविड के वक्त पे जो डेवलप हुआ। और मैं आशुतोष राणा जी को ऐसे देखता हूँ, एक पत्रकार के नाते, एक व्यक्ति के नाते, छोटे भाई के नाते तो खैर मैं बहुत प्यार करता हूँ उनसे, बहुत इज्जत करता हूँ उनकी। लेकिन ऐसा होता ना कि
अध्यात्म का, दर्शन का, चिंतन का, विमर्श का कोई केंद्र होता है। मैं उनको ऐसा मानता हूँ कि वो आध्यात्म का, दर्शन का, चिंतन का चलता फिरता केंद्र है। मतलब आप उनके सानिध्य में रहिए तो आपको किसी गुरुकुल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वो अपने आप में एक इतनी आध्यात्मिक, मतलब अभिनेता तो आप देखिए कम से, अभिनेता होना उनका जीवन का बहुत छोटा हिस्सा है, वो लगता है मुझे। मैं पिछले 5 बरस में अगर मैं उस पूरे वक्फे को जोड़ूं जो मैंने उनके साथ बिताया, तो मान लीजिए कि वो 10 रोज़ होंगे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल। तो मैंने 10 रोज़ में उन्हें 10 मिनट भी फिल्मों के बारे में बात करते नहीं देखा। मैंने उनको जब भी बात करते देखा किसी आध्यात्मिक, उनके दादाजी, पूज्य दादाजी, उनके जो उनको इतना सब दे गए गुरु जी, उनके बारे में बात करना, राम की मर्यादा के बारे में बात करना, कृष्ण के चरित्र के बारे में बात करना, मतलब मेरे अंदर जो एक आध्यात्मिक बदलाव आया है। और जो मैंने ये सब चीज़ें लिखी हैं, चाहे वो शिव तांडव स्तोत्र का भावानुवाद हो, चाहे अभी रुद्राष्टकम का भावानुवाद हो, फिर दशानन, वो बड़े छोटे से शुरू हुआ था वो हो, या और भी जो बदलाव आ रहे हैं। हमारे राम के गीत, आप हमारे राम के जो दशानन गीत है, जो उसका बिल्कुल शीर्षक गीत की तरह पूरे उसमें चलता है, उसमें सोनू निगम जी ने जो राम गीत गाया है, कैलाश जी ने दशानन गाया है, सब आपके लिए, और शिव तांडव स्तोत्र वो, तो वो इसके पीछे हर जगह मैं उनको मानता हूँ। और जैसे अब मैं आपको एक बहुत अच्छा एक वो बताता हूँ अनुभव अपना। हम शिव तांडव स्तोत्र भावानुवाद कर रहे थे, तो जब एक गज़ल वायरल हुई, जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है, तो उन्होंने मुझे कहा कि छोटे भाई, मैं ये चाहता हूँ कि तुम ना शिव तांडव स्तोत्र का भावानुवाद करो। अरे मैंने कहा ये संस्कृत में इतना कठिन है भैया, कहाँ आप मुझसे किस संकट में डाल रहे हैं। कहले नहीं, तुम कर लोगे, तुम महादेव के भक्त हो, प्रार्थना करो, हो जाएगा। 15-20 रोज़ गुजर गए, वो हुआ नहीं। एक सोमवार के दिन सुबह वो किसी मंदिर में थे, वहाँ से फ़ोन किया उन्होंने कि छोटे भाई हो गया। वो मेरे मुंह से निकल गया कि हाँ भैया हो गया। अब मैंने कह तो दिया कि हो गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं था, सचमुच में कुछ नहीं हुआ था। मैंने नीतू से कहा, अपनी पत्नी से, मैंने कहा यार ये बड़ा अपराध हो गया, सोमवार का दिन है, आशुतोष का कार्य है, और भैया आशुतोष जी कह रहे हैं लगातार, हुआ कुछ नहीं है। उस रात हम लोग 11-12 बजे बैठे, इधर मैं लिखता जा रहा हूँ शिव तांडव स्तोत्र के छोटा वाला, उधर उनको सुनाता जा रहा हूँ, और वो होता जा रहा है। वो आया, फिर मिलियंस एंड मिलियंस में वो आप देखा कितना लोकप्रिय हुआ। एक जो बहुत अच्छी बात मैंने उनसे कहा कि शिव क्या है, ये हम लोगों के विमर्श के विषय हैं, मतलब हम लोग चर्चा करते हैं। तो मुझे याद नहीं है कि उनके साथ बैठ के हम लोग कभी किसी की निंदा कर रहे हो या कोई ऐसे मौजू पे बात कर रहे हो, बस दार्शनिक बातें, आध्यात्मिक बातें। कहले यार देखो शिव कितनी अद्भुत मतलब देव हैं। तो वहाँ से वो निकला उसका जो मुझे बहुत प्रिय है, शिव तांडव स्तोत्र के जो 17-18 श्लोक हैं, उसके बाद फिर ये उन्हीं का गाइडेंस था जो मैंने कवित्व में परिवर्तित किया। थोड़ा सा सुना। वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं, जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा वेश हैं। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल हैं, विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल हैं। अब शिव क्या है, मतलब आलोक अगर उनको श्रद्धा से रख दें तो आलोकेश्वर हो गए, पीपल के नीचे बिठा दीजिए तो पीपलेश्वर हो गए, रामचंद्र जी ने बिठा दिया तो रामेश्वर हो गए। तो वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं, जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा वेश हैं। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल हैं, विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल हैं। उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया, वहीं के हो गए हैं वे, जहाँ सुना शिवा शिवम। तो ये भी जो मैं कर पाया, मैं हमेशा कहता हूँ, इसको जब भी मंच पे भी सुनाता हूँ या अपने आलोकनामा शो में भी सुनाता, तो मैं कहता हूँ ये उनका प्रसाद है, ये आशुतोष का आदेश था, आशुतोष निमित्त बने और ये आलोकित हुआ। एक प्रसाद और आया है वहाँ से। अच्छा वो भी आपको दिखा देते हैं। आप संपूर्ण भावुक करके छोड़ेंगे आज। अरे क्या बात ऐसे तो लिखने वाले बहुत हैं, लेकिन आप उन रचनाकारों में से हैं जो मात्र लिखते ही नहीं हैं, बल्कि
वो पाठकों के हृदय को पढ़ते भी हैं और गढ़ते भी हैं। क्या बात। आप शब्द नहीं, संवेदनाएं लिखते हैं। आप भाषा नहीं, भाव लिखते हैं। और ये अत्यंत आनंद का विषय है प्रिय छोटे भाई कि तुम जैसा विलक्षण प्रतिभा संपन्न व्यक्ति मुझे अपने बड़े भाई का आदर देता है और अपनी रचनाओं पर पहला अधिकार मेरा मानता है। आपने किस्म किस्म का लिखा है प्रिय आलोक। लोग सिर्फ इश्क मिजाजी लिखते हैं, लेकिन आपने इश्क हकीकी भी बहुत खूबसूरती से अपने कागज के ऊपर उतारा है। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं छोटे भाई, तुमको खूब 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 सारा स्नेह है। और मैं परम पूज गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका लिखा हुआ सदियों तक लोगों के मन में उनके कंठ का आभूषण बने। तो खूब सारी शुभकामनाएं। ये आनंद का विषय है तुम्हारे ऊपर। तो हालांकि कार्यक्रम बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि एक लड़का जो गंगा जी के जैसे बहुत बूंद से जिसकी शुरुआत हुई और आज एक महासागर में रूपांतरित हो रहा है। तो बस ऐसे ही आप प्रगति करते रहें, खूब यशस्वी हों, दीर्घायु हों। मेरी खूब सारी शुभकामनाएं। और हम तुम्हारी एफडी हैं छोटे भाई, फिक्स डिपॉजिट। जब भी तुम चाहो मुझे खर्च कर सकते हो। खूब सुखी रहिए। कितनी सुंदर बात कही, एफडी है। उफ, हो क्या बात। मैंने सोचा था कि आपके शो पे भावुक नहीं होना है, और आपने इतनी बार जो है। बहुत बदनाम हो चुकी हूँ मैं लोगों को। नहीं, बहुत अच्छा। और ये सचमुच में मेरे लिए तो बहुत ही महनीय हो गया ये शो कि ज़िंदगी के जितने अहम लोग जो मुझे बनाते हैं, जिनको मुझे जिन्होंने आकर बनाया, वो सब आपने संग्रहित बचपन से लेकर आज तक। और ये इस शो की खूबसूरती है। मैं आपको सच बताऊं, ये कोई प्रमोशनल लाइन नहीं है, लेकिन मुझे बहुत सारे पॉडकास्टर्स और बहुत सारे इंटरव्यूअर्स कॉल करते थे। तो मैं कह रहा नहीं यार, वो मेरी बहन जी का एक शो है, जब उस लायक हो जाऊंगा तो। क्योंकि मेरी शुरुआत हमेशा महादेव ने बहुत अच्छी करवाई है, तो मैं उन पर इतना भरोसा है कि किसी अच्छे शो से मेरी शुरुआत होगी। और केबीसी में तो सर बुला ही चुके थे, तो बच्चन सर। तो मैंने सोचा कि जब इतनी अच्छी शुरुआतें मेरी हुई हैं, तो ये पॉडकास्ट या इंटरव्यू की शुरुआत छोटी सी क्यों हो, बड़ी होना चाहिए। तो ज़िंदगी विद ऋचा में आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया, बुलाया। चलिए, तो अब हम अपने आखिरी हिस्से में आ गए शो के, जो कि मैं हमेशा सबके साथ, ज़्यादातर लोगों के साथ करती हूँ, रैपिड फायर। मुझे बड़ा डर लगता है इससे। नहीं, सिंपल है, बहुत सिंपल है। चाय या कॉफ़ी? चाय। दिल्ली या मुंबई? दोनों। नहीं, इसमें तो दोनों है। मुंबई ने भी कम नहीं दिया मुझको। मैं दिल्ली रहता हूँ। हाँ, शहर दिल्ली पसंद है रहने के हिसाब से, लेकिन मुझे दिल्ली मुंबई दोनों। पसंदीदा शायर आपके कौन है? हाँ, ये भी एक नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पसंदीदा शायर। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, और जब भी मुझसे, मैं अपने जो यंग जो पोएट्स हैं उनको हमेशा 3 किताबें देता हूँ। एक किताब होती है दुष्यंत कुमार जी की, एक होती है निदा फाजली जी की, और एक होती है बशीर बद्र साहब की। ये 3 किताबें होती हैं। तो आप ये समझिए कि मैंने अपने बचपन की शुरुआत इन्हीं तीनों को पढ़ के की थी। फिर उसके बाद गुलजार साहब, जावेद अख्तर साहब। हाँ, ये मैं मुझसे कोई पूछता था तो मैं कहता था कि थोड़ा सा निदा साहब, थोड़े से दुष्यंत और थोड़े से बशीर बद्र साहब और जावेद साहब, इनको सबको मिला दीजिए तो जो बनेगा वो मैं हूँ। आपको अपना लिखा सबसे पसंदीदा शेर आपका अपना? ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं, मसरूफ़ हम बहुत हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत सारे डायमेंशंस को खोलता है। इसको तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तक इस्तेमाल कर लिया था इस शेर को कि तुम पर नजर है। हाँ, ये ठीक है। आपका लाइफ मंत्रा क्या है? कर्म, काम, फोकस, ये मेरा है। जब निराश होते हैं, परेशान होते हैं, कोई काम नहीं बन रहा, तो क्या करते हैं? कैसे उस स्थिति से बाहर निकलते हैं? म्यूज़िक सुनता हूँ
और जनरली ऐसी मोटिवेशनल म्यूज़िक सुनता हूँ जो मतलब जो, और अक्सर बहुत अच्छी चीज़ें ऐसी सुनता हूँ जैसे राजा मेहदी अली ख़ान साहब का वो गाना तू जहाँ जा, जो अभी अंशल ने पढ़ा, तो वो मैं ऐसे करके सुनता हूँ कि जैसे माँ जो हैं वो कह रही हैं तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। तो उसमें बड़ी अच्छी अच्छी लाइन्स हैं। वो मतलब मेरा मन है आपको सुनाऊँ कि मेरा गम रहा है शामिल तेरे दुख में तेरे गम में, मेरे प्यार ने दिया है तेरा साथ हर जन्म में, तो कोई जन्म भी लेगा मेरा साया साथ होगा। तो लगता है कोई है आसपास, आपके पेरेंट्स हैं, आपके वेल विशर्स हैं, वो आपके आसपास हैं, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपके गीत इतने सारे गायकों ने सबने गाए हैं, आपका फेवरेट सिंगर कौन है? ओह, ये तो बहुत टफ है। हाँ, लेकिन मैं जगजीत जी और पंकज जी को बचपन से, मतलब ये दो ऐसे सिंगर रहे हैं जिनकी वजह से, या जैसे कहते हैं ना कि एक वो शुरू हुआ था मेरा कि यार ऐसा लिखें कि ये गाएं, तो वो उन दोनों का तो नंबर 1। चलिए, एक सवाल जो मैं सबसे पूछती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, हम सबको ये एहसास होना चाहिए कि जब आप जाएं तो लोग आपको कैसे याद रखें। मुझे ऐसा लगता है कि जो आप सोचते हैं, जो भी ज़िंदगी में सोचते हैं, वो आप कर पाते हैं या कर रहे हैं, या वो हो जाता है, या आप उसको इतनी शिद्दत से करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कभी कभी कि लोग अगर देखें तो ये बताएं कि देखो यार, वो लड़का जो था विदिशा में रहता था, है ना, और उसने कुछ बचपन में मैनिफेस्ट किया था, अपनी माँ से कहा था, और वो उसने किया। छोटे स्तर पे, मैं कोई बहुत बड़ा आइकन नहीं हूँ, ऐसा नहीं मानता मैं, लेकिन मुझे लगता है किसी को कभी कोई ऐसी बात याद दिलानी हो कि नहीं, तुम कैसे नहीं कर सकते ये चीज़, देखो वो लड़का वहाँ से निकला था। आप मिसाल बनना चाहते हैं? तो मैं मिसाल नहीं बनना चाहता, तो मिसाल के तौर पर याद रखे जाना मैं ऐसा चाहता हूँ कि अगर कोई डिप्रेस हो रहा है, अगर कोई टूट रहा है, कोई ऐसा छोटे सी शहर से निकला हुआ लड़का ये सोच रहा है कि यार मैं कैसे कर पाऊंगा ये, तो उस छोटे से शहर से निकले हुए लड़के को मेरा स्मरण कराया जाए कि यार वो भी तो निकला था, उसने भी तो बहुत सारी चीज़ों को फेस किया था, है ना। तो मैं ऐसे याद रहना चाहता, मैं मिसाल नहीं बनना चाहता, मैं इंस्पिरेशन बनना चाहता हूँ, मैं किसी के लिए प्रोत्साहन बनना चाहता हूँ। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ा आया आलोक जी आपके साथ बात करने में। कुछ छोटे छोटे तोहफे हैं वो मैं आपको दूंगी, और उसके बाद अभी मैं सुन रही थी ब्रेक में आप कुछ गुनगुना रहे थे, तो हम चाहेंगे कि कुछ गुनगुनाते हुए ही कार्यक्रम से विदा लें, लेकिन पहले आपको तोहफे दे देती हूँ। और एक ये हमने अभी अपनी ग्रैटिट्यूड डायरी बनाई है। वाह, इसको अगर जिंदगी में त्रिचा। अच्छा, मैं भी आपके लिए कुछ लाया हूँ। अरे वाह। ये जो है, आमीन का जिक्र तो बहुत होता रहा, अब मैं चाहता हूँ इसको आप ही ओपन करें। ये पेंगुइन से प्रकाशित हुई है मेरी नई किताब है। अरे वाह। तो ये आपके लिए है। वैसे हम बता दें, आमीन, आफरीन, और ये तीसरी ये आसान, ये आसान। मुझे लगता है जहाँ से आरंभ हुआ है ना हमारे सारे उसका, तो उसका एक संकेत है ये। तो देखिए, ये हमारे शो पर हम इसको अनावरण आप कर अनावरण कर रहे हैं हम, और जिन लोगों का भी जिक्र होता रहा हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, गुजारी होशियारी से जवानी फिर गुजारी क्या। धुएं की उम्र कितनी है, घुमड़ना और खो जाना। धुएं की उम्र कितनी है, घुमड़ना और खो जाना। यही सच्चाई है प्यारे, हमारी क्या तुम्हारी क्या। उतर जाए है छाती में, जिगरवा काट डाले हैं। उतर जाए है छाती में, जिगरवा काट डाले हैं। मुई तन्हाई ऐसी है, छुरी बर्छी कटारी क्या। और इसमें एक शेर पिता के लिए हुआ। अज़्म एक शब्द है, श्रेष्ठता के लिए कहते हैं। तुम्हारे अज़्म की खुशबू लहू के साथ बहती है। तुम्हारे अज़्म की खुशबू लहू के साथ बहती है। अना ये ख़ानदानी है, उतर जाए खुमारी क्या। अना ये ख़ानदानी है, उतर जाए खुमारी क्या। और ये हम सब लिखने वालों की तरफ से एक शेर है इसमें कि हमन कबीरा की जूती हैं, उन्हीं के कर्जदारी हैं। हमन कबीरा की जूती हैं, उन्हीं के कर्जदारी हैं। चुकाए से जो चुक जाए
वो कर्जा क्या, उधारी क्या। क्या